Hello commerce graduate, welcome back to the channel. So guys, in this video we are going to cover next topic related to your subject fundamentals of marketing, and in this part we are going to start with the next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इसे जरूर चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। इनफैक्ट आप वेबसाइट को जरूर विजिट करेंगे जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट। और अगर आप कोई भी पर्सनल क्लास चाहते हैं रिलेटेड टू सब्जेक्ट स्लॉट वाइज, सो आप उसके लिए मुझे ईमेल या डीएम कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is price mix, meaning, objective of pricing। ठीक है, प्राइस मिक्स क्या होता है, बेसिकली हम मीनिंग समझेंगे और ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइसिंग के वो हम समझने वाले हैं। सो प्राइस इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज पास्ड ऑन बाय द बायर टू द सेलर। प्राइस बेसिकली क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट और सर्विस आप परचेस कर रहे हैं उसकी वैल्यू, ठीक है, जो सेलर बायर से चार्ज करता है या बायर सेलर को देता है। एज अ कस्टमर इज वेरी सेंसिटिव अबाउट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इट इज क्रूशियल एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। ऑफ कोर्स कस्टमर जो है वो प्राइस को लेके बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। अगर उसको कहीं भी कोई चीज 10 रुपए की मिल रही है और वही चीज कहीं पे अगर उसको दूसरे ब्रांड की 8 रुपए की मिलने लग जाएगी तो वो स्विच तुरंत कर जाता है, वो एक बार भी नहीं सोचता है। तो प्राइस को सेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिकॉज कस्टमर जो है उसके टुवर्ड बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इफ द प्राइस ऑफ नेस्कैफे कॉफी चेंजेस फ्रॉम 155 टू 160 रुपीज टू 155, देन द कस्टमर विल स्टार्ट डिमांडिंग ब्रू कॉफी विच इज स्टिल अवेलेबल एट 155। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, वेरी इजी एग्जाम्पल। अगर नेस्कैफे ने 155 से अपना प्राइस बढ़ा दिया, ठीक है, 160 कर दिया, तो जो कॉफी लवर्स हैं वो क्या करेंगे, ब्रू कॉफी पे स्विच कर जाएंगे, बिकॉज उसका प्राइस अभी भी 155 है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्राइसिंग डिसीजंस को केयर के साथ लें और कॉशंस के साथ लें। प्राइस मिक्स रिफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज एंड डिसीजन अ कंपनी मेक्स टू सेट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सो प्राइस मिक्स क्या होता है, यहाँ पे मिक्स क्या है, ये कॉम्बिनेशन है स्ट्रैटेजीज की और डिसीजंस की, जो एक कंपनी स्ट्रैटेजीज बनाती है, जो डिसीजंस लेती है, जिसकी मदद से वो प्राइस सेट कर पाती है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का। इट इज वन ऑफ द 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, एंड डायरेक्टली अफेक्ट कस्टमर डिमांड, प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केट पोजीशनिंग। प्राइस मिक्स बिल्कुल इजी है कि ये कॉम्बिनेशन होता है कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी लगा रहे हो, कौन से डिसीजंस ले रहे हो कि क्या प्राइस आपको सेट करना है प्रोडक्ट या सर्विसेज का। तो जैसे हमने 4 P's पढ़े हैं कि प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्लेस हो गया, प्रमोशन हो गया, उन 4 P's में आपका प्राइस भी आता है। और ये प्राइस जो है वो कस्टमर की डिमांड को, आपके प्रॉफिट को और आपकी मार्केट पोजीशनिंग को क्या करता है, डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इसीलिए कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये डिसीजंस को लेना प्रॉपरली। तो आप इसका स्क्रीनशॉट अब ले सकते हैं, आपको स्क्रीन जो है वो क्लियरली विजिबल होगी। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो हम करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है आपका प्राइसिंग का। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव बेसिकली जो भी आप प्राइस सेट कर रहे हैं, जो भी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, उसके थ्रू आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है। द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव डिफाइंस द गोल ऑफ अ कंपनी एम्स टू अचीव थ्रू इट्स प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। वही है कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजी से कंपनी क्या अचीव करना चाह रही है, क्या गोल है उसका, वही होता है उसके ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग। तो पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऑफ कोर्स आपने जो प्रोडक्ट का या सर्विस का प्राइस रखा है वो इसी हिसाब से रखा होगा कि आप प्रॉफिट बनाओ। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सस्ते में बेच रहे हैं और कोई भी प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं, ठीक है, तो वो तो गोल होगा ही नहीं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जनरल एक गोल होता ही है, प्राइमरी गोल होता है, कह ले मेन गोल होता है प्राइस को सेट करने का। बिजनेस सेट प्राइस टू कवर कॉस्ट एंड अचीव हाई प्रॉफिट मार्जिन। बिजनेस जो है वो प्राइस को सेट करती है इस हिसाब से कि उसके देखो पूरी कॉस्ट जो है लगी है वो भी कवर हो जाए और एक अच्छा खासा प्रॉफिट का मार्जिन भी वो बना ले जाए। जैसे कि एप्पल सेट हाई प्राइस फॉर आईफोन टू मेंटेन हाई प्रॉफिटेबिलिटी डिस्पाइट प्रीमियम प्रोडक्शन कॉस्ट। एप्पल जो है वो अपने प्राइस ऐसे ही सेट करता है कि उसकी जो कॉस्ट है, ठीक है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो प्रीमियम प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो भी कवर अप हो जाए और उसके साथ ही साथ वो आईफोन में अपना अच्छा मार्जिन या अपना प्रॉफिट बना भी ले। मार्केट पेनिट्रेशन सेटिंग अ लो इनिशियल प्राइस टू अट्रैक्ट कंज्यूमर एंड इंक्रीज मार्केट शेयर। दूसरा होता है प्राइसिंग इस हिसाब से भी करते हो जिससे मान लो आप शुरुआत में से मार्केट में नए हो और आपको अपने कस्टमर्स बनाने हैं, तो आप स्टार्टिंग में क्या करोगे, इनिशियल में लो प्राइस सेट करोगे जिससे कस्टमर आपके टुवर्ड अट्रैक्ट हो, आपके ब्रांड से अवेयर हो और आप अपना मार्केट शेयर बढ़ा लो, जैसे अभी जेप्टो कर रहा है। हेल्प इन गेनिंग कस्टमर लॉयल्टी एंड एस्टैब्लिशिंग फुट होल्ड इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। ये आपको हेल्प करता है मार्केट पेनिट्रेशन की
मार्केट पेनिट्रेशन बेसिकली स्टार्टिंग में इनिशियल में लो प्राइस रखना, ये आपको हेल्प करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स का ट्रस्ट गेन कर लो और मार्केट में अपनी पोजीशन को स्ट्रांगली बना लो। जियो ऑफर फ्री डेटा, वेरी नाइस एग्जांपल, दैट इज जियो। जियो ने आपको फ्री डेटा इनिशियली दिया था। वो क्यों दिया था? ताकि वो अपना लार्ज कस्टमर बेस बना ले, कस्टमर क्या करें, जियो के सिम्स को खरीदे और मार्केट शेयर जो है उसका इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो ये भी एक आपका ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस ऐसा सेट करने का। दूसरा है मार्केट स्किमिंग, सेटिंग अ हाई प्राइस इनिशियली टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू फ्रॉम अर्लियर अडॉप्टर। देखो, मार्केट पेनिट्रेशन का अपोजिट होता है मार्केट स्किमिंग। मार्केट पेनिट्रेशन में आप क्या कर रहे हो, स्टार्टिंग में लो प्राइस सेट कर रहे हो, ठीक है, जिससे आप भले ही प्रॉफिट कम बनाओ बट मार्केट शेयर इंक्रीज करो। मार्केट स्कीमिंग में क्या कर रहे होते हो, हाई प्राइस सेट करते हो स्टार्टिंग में। ठीक है, हाई प्राइस इसलिए करते हो कि जो आपके अडॉप्टर है, ठीक है, जो आपके अर्लियर अडॉप्टर है, जो आपको प्रेफर करते हैं, आपके लॉयल कस्टमर है, पहले तो वो उसको ले लें, जिससे आपका रेवेन्यू उस हाई प्राइस पे क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। फिर धीरे धीरे आप प्राइस क्या करोगे, लो करोगे, ताकि जो प्राइस सेंसिटिव बायर है उनको भी आप अट्रैक्ट कर लो, जैसे कि सैमसंग करता है। सैमसंग ने अपने फ्लैगशिप फोन को हाई प्राइस में क्या किया, लॉन्च किया, जिससे उसके जो अडॉप्टर्स है, जो वेट करते हैं उसका कुछ नया लॉन्च हो और हम परचेस करें, तो उन्होंने तो उसको परचेस कर लिया। बट प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स का क्या, प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स के लिए आपको अपना प्राइस जो है वो लोअर करना होगा ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम, तो आप वो करोगे। तो ये स्ट्रैटेजी क्या कहलाती है, आपकी मार्केटिंग स्किमिंग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्केट स्किमिंग एंड मार्केट पेनिट्रेशन आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, तो हम प्राइसिंग इस मोटो से भी करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव प्राइसिंग का है सर्वाइवल। ऑफ कोर्स आप सर्वाइव करना चाहते हो मार्केट में, इसीलिए आए हो। तो ऐसा प्राइस सेट करना जिससे आपके ऑपरेशन कॉस्ट कवर हो जाए और जब टफ टाइम चल रहा हो आप बिजनेस में सर्वाइव भी कर पाओ। ठीक है, जैसे कि कोविड आया, कॉम्पिटेटिव पीरियड्स होते हैं जहाँ पे बहुत कॉम्पिटिशन होता है, इकोनॉमिक डाउन टर्न चल रही होती है, इकोनॉमी बहुत वीक चल रही हो, तो इस टाइम पे आपको ये फोकस करना है कि आप ऐसा प्राइस रखो कि मतलब कस्टमर खरीद भी ले, बिकॉज कस्टमर की परचेसिंग पावर डाउन गई है, तो कस्टमर खरीद भी ले और अपना आप जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कवर अप कर लो, जिससे इस टफ टाइम में आप मार्केट में स्टे कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग। प्राइस हम ऐसा भी सेट करना चाहते हैं, इस ऑब्जेक्टिव से भी सेट करते हैं कि हम कॉम्पिटिटर्स के प्राइस को टक्कर दे पाए। ठीक है, द गोल इज टू रिमेन कॉम्पिटिटिव विदाउट स्टार्टिंग अ प्राइस वॉर। हमें प्राइस वॉर नहीं स्टार्ट करना है कि आप कम करो हम कम करें, हम आप ज्यादा बढ़ाओ हम ज्यादा बढ़ाएं, बट हमें ऐसा करना है कि हम कॉम्पिटिशन में बने रहें। ठीक है, जो हमारे कॉम्पिटिटर ट्राई कर रहे हैं, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, उसको हम फॉलो करते रहें और हम उसी के हिसाब से अपना प्राइस सेट करें। जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट अपने प्राइस को एडजस्ट करते रहते हैं सेल्स के दौरान, ताकि एक दूसरे के ऑफर्स को कहीं ना कहीं मैच कर पाए। कस्टमर रिटेंशन एंड लॉयल्टी, ऐसा प्राइस भी हमें सेट करना है जिससे हमारे कस्टमर रिटेन रहे, एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है हमारे वो बने रहे, हम ऐसा प्राइस बनाएं और लॉयल रहे। हम डिस्काउंट दे सकते हैं, उनको रिवॉर्ड दे सकते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं कि जो हमारे कस्टमर हमारे टूवर्ड लॉयल है, रिटेन है, हम उनको एट अ लो प्राइस, एट अ डिस्काउंटेड प्राइस अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट कर रहे हैं। जैसे स्टारबक्स गिव फ्री ड्रिंक टू लॉयल कस्टमर थ्रू इट्स रिवॉर्ड प्रोग्राम। तो ये क्या है, एक ड्रिंक फ्री देना, ये क्या है, ये आपका एक स्ट्रैटेजी है कि आपने यहाँ पे अब वो आपसे परचेस कर रहे हैं, एज अ रिवॉर्ड आप उन्हें फ्री ड्रिंक्स दे रहे हैं, तो आप ऐसा प्राइस भी रखेंगे, ऐसा प्राइस अट्रैक्टिव प्राइस ऑफर करेंगे प्राइस कस्टमर को, जिससे वो आपको छोड़ के मत जाए। नेक्स्ट है प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस हमें स्टेबल रखता है, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि मार्केट में फ्लक्चुएशन हो रही है बट हमारा प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, स्टेबिलिटी रहेगी, जिससे हमारे कस्टमर हम पे भरोसा कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म ब्रांड हम बना पाएंगे। जैसे कोका कोला का प्राइस जो है वो स्टेबल रहता है, जिससे कंज्यूमर जो है वो कंफ्यूज ना हो। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग करनी, हमें ऐसा प्राइस सेट करना है जो कस्टमर को वैल्यू दे, मतलब कि सेटिंग प्राइस बेस्ड ऑन द परसीव वैल्यू टू कस्टमर रादर देन प्रोडक्शन कॉस्ट। हमें ये फोकस करना है हमारी क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, प्रोडक्ट में जितना हम अच्छे फीचर्स दे सकते हैं वो दें और उसी के हिसाब से, मतलब हमें कहते नहीं वैल्यू फॉर मनी है कि जो हिसाब का हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, जिस हिसाब का हम प्राइस चार्ज करें, उस हिसाब की हमें कस्टमर को वैल्यू भी देनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पैसे ही ले रहे हैं और कोई वैल्यू उसके हिसाब की उसको दे नहीं रहे हैं। जैसे नाइकी के प्राइस जो शूज हायर होते हैं तो उनकी वैल्यू भी होती है, उनकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी होती है कि इसीलिए उनका प्राइस इतना हाई है। सोशल एथिकल ऑब्जेक्टिव प्राइसिंग अबाउट प्रोडक्ट अफोर्डेबिलिटी टू मेक देम एक्सेसिबल टू वाइडर पॉपुलेशन। हमें ऐसे प्रोडक्ट रखना है कि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन हमारे प्रोडक्ट को अफोर्ड कर पाए। ठीक है, ऑफन यूज बाय गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यही प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज करती है कि लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हम टारगेट कर पाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके प्रोडक्ट हाई क्लास ही खरीद सकता है या मिडिल अपर मिडिल ही ले सकता है, इतना ज्यादा आपका प्राइस है।
ठीक है, जैसे मेडिसिन वगैरह हो गई, उसमें तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। एक एथिक्स मेंटेन करके रखना है प्राइस में। मैक्सिमाइजिंग सेल्स वॉल्यूम, ये लास्ट है कि आपको सेल्स वॉल्यूम मैक्सिमाइज करने पे भी फोकस करना है। इस तरीके की भी हम प्राइसिंग करेंगे। अगर हम प्राइस लो करते हैं तो हमारी डिमांड बढ़ेगी, हमारा सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होगा, हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होगा। ऑफन यूज टू क्लियर इन्वेंट्री और कैप्चर अ लार्जर कस्टमर बेस। बेसिकली ये स्ट्रैटेजी हम यूज करते हैं ताकि हम अपनी इन्वेंट्री को भी क्लियर कर पाए, ठीक है, और दूसरा हम अपने कस्टमर के बेस को भी इंक्रीज कर पाए। जैसे बिग बाजार ऑफर करता है बाय वन गेट वन फ्री, वो क्यों है? ताकि उसकी सेल्स वॉल्यूम बढ़े, लोग इस तरीके के ऑफर से बहुत अट्रैक्ट होते हैं और उस प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। तो यहाँ पे सेल्स वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो। तो नाउ इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक दैट इज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट फैक्टर इफेक्टिंग। इससे पहले प्राइस ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें पढ़नी है कि प्राइसिंग क्या होती है, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइसिंग के, ठीक है, प्राइसिंग क्यों हम करते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया। आज हम करेंगे कि प्राइस, एक प्रोडक्ट की प्राइस को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस होता है। ये फैक्टर आपके दिस फैक्टर हेल्प बिजनेस डिसाइड वेदर टू कीप प्राइस लो, हाई और कॉम्पिटिटिव। और यही फैक्टर्स आपको ये भी बताने में हेल्प करते हैं कि आपको क्या रखना है, प्राइस ज्यादा रखना है, कम रखना है, या कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से रखना है। तो प्राइस क्या होगा हमारे प्रोडक्ट का? सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि आपको उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगी है। द टोटल कॉस्ट टू मेक अ प्रोडक्ट, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, उसमें लेबर, ठीक है, प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या लगा होगा, रॉ मटेरियल, लेबर, पैकेजिंग, ये सारी चीजें, ठीक है, ये आपके प्राइस को इफेक्ट करती है। इफ इट कॉस्ट 500 टू मेक अ टी शर्ट, द सेलिंग प्राइस शुड बी हायर देन 500 टू मेक अ प्रॉफिट। ऑफ कोर्स, अगर आपको एक शर्ट को बनाने के लिए या एक टी शर्ट को बनाने के लिए 500 रुपए लगते हैं, तो प्राइस क्या क्या होगा? प्राइस 500 से तो ज्यादा ही होगा ताकि आप प्रॉफिट अर्न कर पाओ। दूसरा है डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की डिमांड क्या है वो भी आपको प्राइस सेट करने में हेल्प करेगा। अगर डिमांड हाई है तो आप हाइयर प्राइस चार्ज कर सकते हो, अगर डिमांड लो है तो आप लोअर प्राइस चार्ज करोगे। आइसक्रीम की प्राइस बढ़ जाते हैं समर में क्योंकि बहुत ज्यादा लोग बाई करते हैं उन्हें, ठीक है, और विंटर्स में एज कंपेरेटिव टू उतने नहीं बढ़ते। दूसरा है कॉम्पिटिटर आपका क्या चार्ज कर रहा है। अगर कॉम्पिटिटर ने अपना प्राइस लो सेट करके रखा है तो आप भी अपना प्राइस लो करेंगे, बिकॉज आपको भी मार्केट में सर्वाइव करना है। अदरवाइज लो कस्टमर क्या करेंगे? कॉम्पिटिटर्स के ही प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। अगर पेप्सी ने अपना प्राइस रिड्यूस किया तो कोका कोला को भी रिड्यूस करना चाहिए। बिजनेस गोल की बात करें तो बिजनेस गोल क्या है? प्रॉफिट बनाना। तो इसलिए हम क्या करेंगे? प्राइस हाई करेंगे। लेकिन अगर आपका बिजनेस गोल है कि हमें कस्टमर या मार्केट शेयर बनाना है तो हम क्या करेंगे? प्राइस को लो रखेंगे। जैसे जियो का क्या बिजनेस गोल था स्टार्टिंग में कि उसे कस्टमर बनाने, मार्केट शेयर बनाना, तो उसने क्या किया? लो कॉस्ट प्लान को अडॉप्ट किया। तो ये भी फैक्टर आपको हेल्प कर रहा है कि आपको क्या प्राइसिंग डिसीजन लेना है या कैसे आप प्राइस सेट करोगे। गवर्नमेंट रूल एंड टैक्सेशन, ऑफकोर्स गवर्नमेंट भी कुछ अपर लिमिट सेट कर देती है या टैक्स लगाती है आपके प्राइस पे, मतलब आपके प्रोडक्ट पे कुछ प्राइस लगाती है जिससे आपका, मतलब आपकी प्रोडक्ट पे कुछ टैक्स लगाती है जिससे भी आपकी प्राइस बढ़ती है, ठीक है, प्रोडक्ट की। और दूसरा कुछ प्राइस लिमिट होती है कि एमआरपी मैक्सिमम ये प्राइस होना चाहिए, तो आपको वो फॉलो करके ही क्या करना है? अपने प्रोडक्ट के प्राइस को रखना है। सो गवर्नमेंट सेट मैक्सिमम प्राइस फॉर एसेंशियल मेडिसिन, जो एसेंशियल मेडिसिन होती है उनके लिए वो मैक्सिमम प्राइस सेट कर देती है कि इतना ही होगा, इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। सीजन एंड टाइम्स की भी बात होती है जो डिसाइड करेगा कि प्राइस क्या होना चाहिए। पहला है प्राइस इंक्रीज ड्यूरिंग पीक सीजन, जब आपका सीजन ऐसा है कि आपका प्रोडक्ट बिकना ही बिकना है तो आप प्राइस बढ़ा सकते हो। जैसे अम्ब्रेला की प्राइस रेनी सीजन में बढ़ जाती है बिकॉज वो वही सीजन में बिकेगा ही, लेकिन ड्यूरिंग ऑफ सीजन उसके प्राइस उतने नहीं बढ़ते। कस्टमर की परसेप्शन की बात करी जाए तो इफ कस्टमर सी द प्रोडक्ट एज अ हाई क्वालिटी दे आर विलिंग टू पे मोर। अगर कस्टमर को लगता है आपका प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का है तो वो आपके प्रोडक्ट के लिए पे करने को रेडी हो जाते हैं। जैसे एप्पल अपने आईफोन के लिए प्रीमियम प्राइस चार्ज करते हैं और लोग देते भी हैं बिकॉज ऑफ द ब्रांड इमेज। तो कस्टमर का क्या परसेप्शन है आपके प्रोडक्ट को, आपके ब्रांड को लेके, वो भी हेल्प करेगा कि आपका प्राइस क्या होना चाहिए। लास्ट है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ये प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने की, उसको स्टोर करने की अगर कॉस्ट हाई है तो आपका प्राइस भी बढ़ेगा क्योंकि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सब चीजें इतनी ज्यादा लग जा रही हैं, ठीक है। इंपोर्टेड गुड कॉस्ट मोर ड्यू टू शिपिंग चार्जेस, जो गुड आप इंपोर्ट करते हैं वो महंगे होते हैं बिकॉज आपको शिपिंग चार्जेस वगैरह भी पे करनी पड़ रही है। So now we are going to start this topic that is major pricing methods, right? So major pricing method में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला आता है कि बिजनेस यूज डिफरेंट मेथड टू सेट प्रोडक्ट प्राइस। प्रोडक्ट प्राइसिंग से रिलेटेड बहुत सारी बातें कर ली हैं कि प्रोडक्ट प्राइस क्या होता है, प्राइस मिक्स क्या होता है, प्राइस के ऑब्जेक्टिव क्या है, फैक्टर इफेक्टिव प्राइसिंग क्या है। अब हम बात कर रहे हैं प्राइसिंग के तरीके क्या हो सकते हैं। तो बिजनेस अलग अलग मेथड यूज करता है अपने प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करने के लिए, जो डिपेंड करता है उसके गोल क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, उस मार्केट कंडीशन क्या है। पहला मेथड की बात करें तो है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग।
प्राइस ऐसा सेट करना है जो आपके सीओपी को, डेट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर रहा हो, कवर कर रहा हो। मतलब जो भी हम प्राइस, जैसे प्राइस क्या होगा, जो हमारी कॉस्ट है प्लस जो हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं उन दोनों को एडिशन कर दिया, वही हमारी कॉस्ट होगी प्रोडक्ट की। जैसे कि सेटिंग द प्राइस बाय एडिंग अ प्रॉफिट मार्जिन टू द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हम ये मेथड यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को प्राइस करने का, कि जो भी हमारी कॉस्ट आ रही है, जैसे कि मान लो एक टी शर्ट को बनाने की कॉस्ट 500 आ रही है और हम चाहते हैं हम उसमें 100 रुपए का प्रॉफिट तो बनाए, तो अल्टीमेटली हमारा प्राइस क्या हो जाएगा, 600 रुपए। तो ये कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड हो सकता है। दूसरा है कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग। कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग मेथड हम यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट की प्राइस सेट करने के लिए। ये मतलब ये होता है कि जो कॉम्पिटिटर आपके प्राइस चार्ज कर रहे हैं उस हिसाब से हम अपना प्राइस सेट करेंगे। जैसे हाइयर देन कॉम्पिटिटर, जैसे अगर हमारी पोजीशनिंग प्रीमियम है, हम प्रीमियम पोजीशनिंग करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट की, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रीमियम क्वालिटी का है, तो हम कॉम्पिटिटर से प्राइस ज्यादा रखेंगे। और अगर हम बजट पोजीशनिंग करना चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के मुकाबले बजट फ्रेंडली है, तो हम कस्टमर के मुकाबले अपना प्रोडक्ट का प्राइस कम रखेंगे। डेट इज इफ पेप्सीज प्राइस एट 40, कोका कोला मस्ट सेट इट प्राइस एट 38 टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर। अगर पेप्सी को लग रहा है कि उसका जो प्राइस 40 है, ठीक है, अगर पेप्सी का प्राइस 40 है तो कोका कोला को ये करना चाहिए कि वो अपना प्राइस 38 35 रख ले, जिससे कस्टमर जो है वो और अट्रैक्ट हो, बिकॉज कॉम्पिटिटर्स के कंपैरेटिव उनका प्राइस कम है। और ऐसा तो है नहीं कि ये प्रीमियम पोजीशनिंग की बात कर रहे हैं, ये दोनों चीज एक ही जैसी चीज दे रहे हैं, तो हम बजट पोजीशनिंग पे फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, की प्रोडक्ट की क्या डिमांड है उसके बेसिस पे हम प्राइस करेंगे। अगर डिमांड ज्यादा है तो हम प्राइस ज्यादा रखेंगे, और डिमांड लो है तो हम प्राइस लो रखेंगे। दैट इज उबर इंक्रीजेस द राइड प्राइस ड्यूरिंग पीक आवर्स ड्यू टू हाई डिमांड। जब डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो उबर वगैरह क्या करते हैं, अपने राइड के प्राइसेस बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये डिमांड वाला मेथड भी हम यूज कर सकते हैं, कि हम ट्रैक करते रहेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, उस हिसाब से हम अपने प्राइसिंग को सेट कर सकते हैं। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या वैल्यू दे रहा है उसके हिसाब से हमें क्या चार्ज करना चाहिए। अगर हम अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट सर्व कर रहे हैं कस्टमर को, हाई वैल्यू प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ऑफकोर्स हम हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज कस्टमर की नजर में उस चीज की वैल्यू है। जैसे कि एप्पल अपने आईफोन्स के लिए ज्यादा प्राइस चार्ज करता है और कस्टमर देते हैं बिकॉज दे सी इट एज अ प्रीमियम ब्रांड एंड प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग कर सकते हैं, सेटिंग प्राइस टू इन्फ्लुएंस कस्टमर बिहेवियर यूजिंग साइकोलॉजिकल ट्रिक्स। साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को यूज करके हम अपना प्राइस सेट कर सकते हैं। मतलब कि जैसे होता है ना कि 100 की जगह हमने 99 रख दिया प्राइस, वो कस्टमर को थोड़ा चीपर लगता है, और 499 रख दिया, वो चीपर लगता है देन 500, इवन दो 1 रुपए का ही डिफरेंस है। तो एक साइकोलॉजिकल को हिट करने के लिए हम साइकोलॉजिकल प्राइसिंग वगैरह की स्ट्रैटेजीज फॉलो कर सकते हैं। पेनिट्रेशन स्कीमिंग को इससे पहले वाले पार्ट में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या है, स्कीमिंग प्राइसिंग क्या है। एक बार फिर से देख लेते हैं। पेनिट्रेशन प्राइसिंग बेसिकली क्या कहती है कि आप स्टार्टिंग में, जैसे आप नए आए हो, नए फेस हो मार्केट में, तो स्टार्टिंग में अपना प्राइस लो रखोगे। जैसे आप अप्रोच लेके चलोगे कि हम लो प्राइस रखेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर ले और मार्केट का शेयर बना। जैसे जियो, उसने अपना फ्री सिम लॉन्च किया, फ्री डेटा दे दिया सबको। इनिशियली में उसने प्रॉफिट बनाने की सोची ही नहीं, प्राइस या फिर बहुत लो रखा, कितने में आपको सिम मिल जाएगा और इतने महीने का रिचार्ज फ्री। इससे उसने क्या किया कि अपना मार्केट शेयर बनाने की कोशिश करी, और एक बार उसके मार्केट बन गई, उसने अपने प्राइस को क्या कर दिया, आज बढ़ा दिया। तो ये होती है पेनिट्रेशन प्राइसिंग, इनिशियल में लो रखना ताकि मार्केट शेयर बढ़ाना, एंड देन ग्रेजुअली प्राइसेस को क्या करना, इंक्रीज करना। स्कीमिंग प्राइसिंग इसके अपोजिट होती है। इनिशियल में हम प्राइस क्या करेंगे, हाई रखेंगे। ठीक है, हमारा जो न्यू प्रोडक्ट है, मान लो मार्केट में हमारा ब्रांड है सैमसंग, हमारा एक ब्रांड है, सब फ्रेंडली है, आईफोन सब फ्रेंडली है। ठीक है, इनिशियल में हमारा जो नया लॉन्च हुआ, ठीक है, नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, उसका हमने प्राइस क्या किया, हाई रखा। तो जो हमारे एडॉप्टर है, जो हमें पता है कि हमारा कोई भी नया वर्जन लॉन्च होता है, दे आर द फर्स्ट वन टू बाय दैट, तो वो तो हमारे बाय कर लेंगे। तो हम उस मार्केट को क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे एट अ वेरी हाई प्राइस। एंड देन हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स हैं, हम उनको टारगेट करें बाय रिड्यूसिंग द प्राइस आफ्टर फ्यू मंथ। तो ये क्या होती है, हमारी स्कीमिंग प्राइसिंग होती है। ये भी एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायनेमिक प्राइसिंग। मार्केट की कंडीशन क्या है, डिमांड क्या है रियल टाइम में, उसके हिसाब से हम अपने प्राइस को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, वैरी कर रहे हैं। जैसे फ्लाइट और होटल के प्राइसेस क्या होते हैं, हॉलीडे सीजन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। कोई इवेंट आ रहा है तो उस हिसाब से चेंज हो गया, कोई हॉलीडे आ रही है सैटरडे संडे, उन्हें पता है आप लोग आएंगे घूमेंगे, तो हम क्या करते हैं, प्राइस बढ़ा देते हैं, वीकेंड्स पे इंक्रीज कर देते हैं। पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक, दैट इज प्राइसिंग पॉलिसी। एंड एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि अगर आप पर्सनल क्लासेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मेरी मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। इवन आप इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं।
राइट, सो हम इस पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज योर प्राइसिंग पॉलिसी। ठीक है, हम प्राइसिंग पॉलिसी को समझेंगे कि ये क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है। इससे पहले हमने प्राइसिंग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे, लाइक प्राइसिंग क्या होती है, प्राइस क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइसिंग एंड द टाइप्स ऑफ प्राइसिंग, वो सब डिस्कस किए हैं। गाइस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक, दैट इज प्राइसिंग पॉलिसीज। प्राइसिंग पॉलिसीज क्या है? बेसिकली पॉलिसी आर व्हाट, दे आर जनरल रूल्स एंड गाइडलाइंस जो आपको फॉलो करना है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइसिंग। सो हम प्राइस को सेट करने के लिए जो भी रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, ठीक है, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के प्राइस को सेट करने के लिए, वो होती है हमारी प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइसिंग पॉलिसीज, ये जो गाइडलाइंस हैं, ये जो रूल्स हैं, वो बेसिकली आपको आपके प्राइसिंग गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती हैं। चाहे वो क्या आपका गोल है कि हमें प्राइस ऐसा सेट करना है कि हम प्रॉफिट अर्न कर पाएं, या आपका गोल है कि हमें मार्केट शेयर बढ़ाना है तो हमें प्राइस वैसे सेट करना है जिससे हमारे कस्टमर अट्रैक्ट हो पाए, या हमें प्राइस ऐसा सेट करना है कि वो वैल्यू फॉर मनी लगे। ठीक है, तो कुछ पॉलिसीज की बात करने वाले हैं हम वन बाय वन जो फॉलो करती हैं कंपनीज। पहला है यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइस सेट करे अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के, वो यूनिफॉर्म प्राइस रखती है सारे प्रोडक्ट के, डिपेंड नहीं करता कि वो किस लोकेशन पे है या ऑर्डर साइज क्या है। लाइक पेप्सी, कोका कोला, ये लोग क्या कर रहे हैं, एक ही प्राइस सेट कर देते हैं। जैसे हर 1000 मतलब 1 लीटर की एक बॉटल है तो उसका अगर प्राइस इतना है, तो चाहे वो लखनऊ में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, मुंबई में, वो प्राइस हर जगह सेम ही होगा। ऐसा नहीं कि मुंबई में हम प्राइस बढ़ा देंगे उसी बॉटल का और लखनऊ में कम कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो दिस इज यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी। फ्लेक्सिबल में थोड़ा डिफरेंस होता है, इसके अपोजिट है। लाइक यहाँ पे हम कस्टमर के अकॉर्डिंग या मार्केट कंडीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग प्राइस को फ्लक्चुएट करते रहते हैं। जैसे कि फ्लाइट टिकट आपने देखा होगा वीकेंड्स में महंगी हो जाती है और वीकडेज में वो उतनी महंगी नहीं होती है। तो ये कौन सी पॉलिसी है कि ये हम मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपने प्राइस को बढ़ा घटा रहे हैं। नेक्स्ट इज वन प्राइस पॉलिसी। ये आपने बहुत सारी शॉप्स में भी देखा होगा कि फिक्स प्राइस शॉप मींस कस्टमर को बार्गेनिंग पावर हम नहीं देते हैं, हम उसे बोल देते हैं हमारे जो प्रोडक्ट्स के प्राइस है वो फिक्स्ड है। लाइक सुपर मार्केट, लाइक बिग बाजार हैव फिक्स प्राइस फॉर ऑल द आइटम्स। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग पॉलिसी बेसिकली क्या है कि आप कस्टमर के परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसके हिसाब से प्राइस सेट कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि प्रोडक्ट में 100 की जगह 99 लिखा रहता है, या 1000 की जगह 999 लिखा रहता है, बिकॉज इट फील्स चीपर टू द कस्टमर। तो उसका परसेप्शन क्या होता है कि ये सस्ता है एज कम्पेयर टू वो प्रोडक्ट जिसका प्राइस 1020 है। मान लो आएगा ये भी 1000 का, गैप सिर्फ 20 का है, बट द साइकोलॉजी इज लाइक वो 999 में लाई कर रहा है। तो वो जो प्राइसिंग पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं तो दैट इज साइकोलॉजिकल। नेक्स्ट इज पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी। पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी बेसिकली हमें कहती है कि हमें इनिशियल में प्राइस को लो सेट करना है, और जैसे ही हमारी मार्केट शेयर कैप्चर हो जाता है देन हम धीरे धीरे अपने प्राइस को इंक्रीज कर सकते हैं। लाइक जियो बेसिकली क्या करता है, फ्री डेटा ऑफर करता है अपने कस्टमर को इनिशियली, एंड देन उसने क्या किया, कस्टमर बेस बिल्ड किया। बेसिक उसका मोटिव था लो प्राइस सेट करने का, वो ये था कि उसे कस्टमर बेस या मार्केट शेयर को इंक्रीज करना है। और एक बार उसका मार्केट शेयर बन गया देन उसने क्या किया, ग्रेजुअली अपने प्राइस को इंक्रीज कर दिया। सो हमने कल टाइप ऑफ प्राइसिंग में भी इसको डिस्कस किया था, आई होप आपको याद होगा। सो स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी अपोजिट है आपकी पेनिट्रेशन के, कि हम स्टार्टिंग में ही हाई प्राइस रखते हैं यहाँ पे, ताकि हमारे जो अर्ली अडॉप्टर हैं वो हमारे प्रोडक्ट को खरीद लें, तो हम अपना प्रॉफिट वहां पे मैक्सिमाइज कर लेंगे, एंड देन हम धीरे धीरे अपने प्राइस को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लो करते जाएंगे। जैसे कि सैमसंग क्या करता है, अपने नए फोन्स के लिए जो प्राइस सेट करता है वो हाई सेट करता है। लाइक कोई नया मॉडल लॉन्च हुआ है तो इनिशियली वो प्राइस हाई कर देगा, जिससे जो उसके मतलब कस्टमर्स होते हैं ना, जो वेट करते हैं गली की कुछ नया मॉडल आएगा, हम पहले होंगे जो हम खरीद लेंगे। आईफोन में आपने देखा होगा जैसे ही कोई नया लॉन्च होता है, ठीक है, उसका वर्जन, तो हम उसको परचेस करने के लिए बिल्कुल ईगर रहते हैं। तो यही है कि हमें जो हमारे अडॉप्टर्स हैं, जो हमें पता है हमारे कस्टमर्स हैं जो हमें अडॉप्ट कर मतलब प्रोडक्ट को ले लेंगे, हम उनके लिए तो इनिशियल प्राइस सेट करते हैं, एंड देन अपने जो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स हैं उनके लिए अपने प्राइस को धीरे धीरे ग्रेजुअली कम करते जाते हैं। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पॉलिसी की बात की जाए तो हमें ऐसा प्राइस सेट करना है जो हमारे कॉम्पिटिटर्स के प्राइस के अकॉर्डिंग, ठीक है, ताकि हम मार्केट में कंपटीशन में बने रहे। अगर पेप्सी अपने प्राइस को रिड्यूस करता है तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए एज अ कोका कोला ब्रांड कि हम भी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को रिड्यूस करें, अदरवाइज कस्टमर उसको प्रेफरेंस देंगे और हमारे प्रोडक्ट मार्केट से आउट होने के चांसेस हो जाएंगे। नेक्स्ट है डिस्काउंट प्राइसिंग पॉलिसी। हमें ऐसे प्रोडक्ट की प्राइसिंग करना है जिसमें हम डिस्काउंट को टारगेट करेंगे। बेसिकली हम कस्टमर्स को डिस्काउंट्स देंगे ताकि हम उन्हें अट्रैक्ट कर पाए, अपनी सेल्स को इंक्रीज कर पाए। लाइक अमेजॉन में आपने बिग फेस्टिव सीजन सेल्स को देखा होगा, जब वहां पे बड़े बड़े डिस्काउंट्स वो ऑफर करते हैं। तो ये जो पॉलिसी वो फॉलो कर रहे हैं वो है डिस्काउंट प्राइसिंग पॉलिसी।
नेक्स्ट है प्रेस्टीज प्राइसिंग पॉलिसी, कि हमें हाई प्राइस सेट करना है ताकि हम प्रीमियम इमेज बना पाए, और जो हमारे ऐसे कस्टमर्स हैं दोज हु आर हाई पेयर हाई पेयर फॉर अ प्रोडक्ट, उनको हम अट्रैक्ट कर पाए। तो हम अपने प्रोडक्ट की प्रीमियम इमेज को बनाने के लिए जो प्राइस सेट करते हैं वो हम हायर सेट करते हैं। सो दिस इज प्रेस्टीज प्राइसिंग पॉलिसी। जैसे कि रोलेक्स वॉचेस है, वो अपना हायर प्राइस क्यों सेट करती है? टू रिफ्लेक्ट कि वो लग्जरी प्रोडक्ट है, उसका स्टेटस है, राइट। सो ये हमने देखा कि हम अलग अलग प्राइसिंग पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है। लाइक अगर आपका मार्केट शेयर बढ़ाना है तो आप जा सकते हो अपने पेनिट्रेशन के साथ, जा सकते हो, वो पॉलिसी को अपना सकते हो। अगर आप ऐसा सेट करना चाहते हो कि मेरा जो भी है कि मैं डिस्काउंट देने हैं, ऐसे ऑफर अट्रैक्ट करने कस्टमर को, सेल्स बढ़ानी है, तो आप डिस्काउंट प्राइसिंग पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकते हो। और अगर साइकोलॉजी के साथ खेलना चाहते हो तो आप साइकोलॉजिकल प्राइसिंग पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकते हैं। So now guys, in this part we are going to start this topic, that is promotion meaning and nature। ठीक है, प्रमोशन क्या है हम समझेंगे और नेचर की बात करेंगे। सो प्राइसिंग वाला टॉपिक हो गया। अब हम आने वाले हैं प्रमोशन पे। इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं सो प्लीज चेक आउट। और पर्सनल क्लासेस के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा पे, और मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे studyvidniharika@gmail.com। तो हम प्रमोशन की बात करें कि प्रमोशन होता क्या है। तो प्रमोशन refers to all the activities a business uses to communicate with customers and encourage them to buy its product and services। बेसिकली प्रमोशन में आपकी वो सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी जो एक बिजनेस करता है या यूज करता है ताकि वो क्या कर पाए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाए। बेसिकली प्रमोट क्या करना है आपको, कि आपने कस्टमर को इनकरेज कर पाओ कि वो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को खरीदें। कहते नहीं, हमें अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है। प्रमोशन मतलब क्या, उनको अवेयर कराना है कि हमारा ये प्रोडक्ट है, उनको इन्फ्लुएंस करना है कि वो उसको परचेस कर लें। ठीक है। इट इन्फॉर्मिंग, बेसिकली आप इन्फॉर्म करोगे कि आपका प्रोडक्ट है क्या। परसुएडिंग, बेसिकली उनको कन्विंस करेंगे कि आप मेरे प्रोडक्ट को क्यों खरीदो। लाइक हमने इन्फॉर्मेशन दिया कि इट्स हेल्दी, सो हमने उनको परसुएड करना शुरू किया कि it's good for your health and you should purchase it if you are having any health goal related to this and that, it can help you। So हमने क्या किया, परसुएड किया। एंड रिमाइंडिंग कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट फीचर, बेनिफिट एंड अवेलेबिलिटी, इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं और बार बार हम उनको रिमाइंड भी कराते रहेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट का जो प्रमोशन होता है, आपने इंस्टा रील्स पे देखा होगा, लोग प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, लाइक मामा अर्थ के प्रोडक्ट को प्रमोट करें, तो वो आपको बताते रहते हैं कि इस प्रोडक्ट में ये फीचर है, इसके ये बेनिफिट्स हैं, ठीक है, और ये आपके लिए इजिली अवेलेबल है दिस इन दैट वेबसाइट पे या यहाँ पे आप वहाँ से खरीद सकते हो। तो प्रमोशन हो गई आपकी बिजनेस एक्टिविटी जो आपको हेल्प करती है कस्टमर को परसुएड करने में, उसको इन्फॉर्म करने में और उसको रिमाइंड करने में। नेक्स्ट आता है प्रमोशन का नेचर क्या है, या फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो पहला है कम्युनिकेशन ओरिएंटेड। ऑफ कोर्स हम प्रमोशन में क्या कर रहे हैं, हम प्रमोशन मतलब हम उसको कस्टमर को अवेयर करा रहे हैं, उसको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सो प्रमोशन इन्वॉल्व्स शेयरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विद पोटेंशियल कस्टमर। जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उसको आप क्या कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो प्रमोशन इज व्हाट, इट इज कम्युनिकेशन ओरिएंटेड। अ टीवी एड प्रमोटिंग अ न्यू स्मार्टफोन। ठीक है, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन ओरिएंटेड है। बेसिकली हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने के पर्पज से प्रमोशन करते हैं, एक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट है परसुएसिव। परसुएसिव मतलब जो गोल है आपका कम्युनिकेशन का, वो है कि आप जो कस्टमर के डिसीजंस हैं उनको क्या कर पाओ, इन्फ्लुएंस कर पाओ और उनको इनकरेज कर पाओ कि वो उस प्रोडक्ट को परचेस करें। ठीक है, ये तो आपने देखा होगा, इन्फॉर्मेशन रैंडमली हम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम किसी को अपनी प्रोडक्ट और सर्विस की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो हमारा गोल यही है कि हम उसको इन्फ्लुएंस कर पाए कि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेस करे। जैसे कि कोई लिमिटेड टाइम ऑफर के बारे में हमने बता दिया, इन्फॉर्मेशन तो दे दी, बट हाउ वी कैन इन्फ्लुएंस, वी कैन गिव देम सम ऑफर, बाय वन गेट वन फ्री, लिमिटेड टाइम ऑफर। लिमिटेड टाइम बता दिया तो भाई अगर आप 1 महीने में आप ले लो, वरना आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा या प्राइस बढ़ जाएंगे। तो कस्टमर क्या हो जाएगा, अगर उसको समझ में आई इन्फॉर्मेशन तो वो ले लेगा। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन होता है इसमें। दूसरा इन्फॉर्मेटिव होता है। ऑफकोर्स प्रमोशन में आप प्रोडक्ट के फीचर, यूजर्स, बेनिफिट के बारे में कस्टमर को बेसिकली एजुकेट करते हो। एक ऐसी इंस्टाग्राम रील है जो, जैसे आपने देखोगे, ये तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है इंस्टाग्राम रील वाला, कि आजकल के जो इन्फ्लुएंसर हैं वो आपको क्या करते हैं, मेकअप प्रोडक्ट, स्किन के प्रोडक्ट को बेनिफिट बताने लग जाते हैं कि ये जो है मेरे स्किन में ऐसे है, देखिए मेरे साथ, मतलब अपना भी एग्जाम्पल दे दे, मेरी स्किन टेक्सचर कितना इंप्रूव हुआ है, एंड यू कैन ऑल्सो परचेज दिस, इट्स गुड फॉर योर, इट बूस्ट योर कोलाजन, है ना, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आता है टारगेट ओरिएंटेड
प्रमोशन टेलर टू अ स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस, प्रमोशन रैंडम किसी को भी नहीं दिखाना है। अगर कोई आपका लग्जरी ब्रांड है तो सिर्फ हाई एंड कस्टमर, हाई इनकम कस्टमर्स को ही वो टारगेट कर रहे हैं, तो हमें उनको ही दिखाना है अपने एडवर्टीजमेंट, क्योंकि हमारी जो मार्केट बनेगी या हमारा जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो वहीं से जनरेट होने वाला है, जो हमारे बेसिक टारगेट ऑडियंस है। सो प्रमोशन हम अपने टारगेट ऑडियंस के हिसाब से ही ट्रेलर्ड करते हैं। गोल ओरिएंटेड होता है, रैंडम प्रमोशन एवं ही नहीं हो रहा है, गोल के चक्कर में हो रहा है। हो सकता है गोल सेल्स को बढ़ाना हो सकता है ब्रांड की अवेयरनेस ही क्रिएट करना हो, या हो सकता है कि कस्टमर की लॉयल्टी क्रिएट करनी हो अपने प्रोडक्ट के लिए। जैसे ब्लैक फ्राइडे सेल्स चलती है फॉरेन में, फॉरेन ब्रांड से अगर शॉप करते हो ऑर्गेनिक वगैरह से, देखते हो कि ब्लैक फ्राइडे सेल्स ये सब उनका कॉन्सेप्ट है। अब अभी हमारे लोग भी फॉलो करते हैं, ठीक है, ब्लैक फ्राइडे सेल आता है बट बेसिकली उनका है। तो वो क्यों करते हैं? ताकि वो सेल बूस्ट कर पाए। टाइम बाउंड होता है कि प्रमोशन जो है वो आप ऐसा नहीं कि हमेशा चलाते ही जा रहे हैं। प्रमोशन और ऑफन रन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड टू क्रिएट अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए कुछ ही पीरियड के लिए क्या करते हैं, प्रमोशन रन करते हैं। अमेजोन की लाइटनिंग डील्स जो आपने देखी होंगी चलती हैं, वो सिर्फ 24 आवर्स के लिए चलती है, तो वहां पे अपना प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं विद इन द 24 आवर्स कि ये 24 आवर्स तक ही आपके लिए इस प्राइस पे अवेलेबल है, आप इसको परचेस कर लो, ठीक है। तो हम इन सब चीज़ों से समझ सकते हैं कि हमारे प्रमोशन का क्या नेचर है, कि कम्युनिकेशन ओरिएंटेड है, परसुएसिव है, इंफॉर्मेटिव है, टारगेट ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड है और टाइम बाउंड है। सो नाउ गाइस इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक दैट इज प्रमोशंस टूल्स की बात करेंगे कि प्रमोशंस टूल्स क्या होते हैं। इससे पहले हमने प्रमोशन डिस्कस किया, मीनिंग डिस्कस किया, नेचर डिस्कस किया, फीचर्स वगैरह डिस्कस कर लिए हैं, और इससे पहले हमने और भी चीज़ें डिस्कस की हैं प्रमोशंस को लेके कि आपको प्रमोशन क्या हेल्प करता है, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी। आज हम कुछ टूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसको आप प्रमोशन बेक्स या प्रमोशन टूल्स आते हैं तो आप उसमें लिख सकते हैं। तो बिजनेस जो है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए अलग अलग टूल्स को यूज करता है, जिसमें क्या क्या चीजें आएंगी। बहुत ही इजी वाली एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं आप। एडवर्टाइजिंग इज अ पेड नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट बिजनेस यूज टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड ब्रांड टू अ लार्ज ऑडियंस। बेसिकली एडवर्टाइजिंग के लिए आप पे करते हो, ठीक है। कनेक्शन नॉन पर्सनल मीन्स ब्रांड डायरेक्टली कस्टमर से नहीं बात कर रहा है, डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, बट आप इनडायरेक्ट वे में अपने प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट में कोई भी इमेजेस वगैरह जो भी है, बिल बोर्ड्स के थ्रू, न्यूज़पेपर, मीडिया में क्लिप्स डाल के उसको प्रमोट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को, ताकि आपके ऑडियंस को उसके बारे में पता हो। आप वेरियस चैनल यूज कर सकते हो लाइक टेलीविजन, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, बिल बोर्ड्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। द मेन गोल एडवर्टीजमेंट का क्या है कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है, अपने कस्टमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना है और सेल्स लानी है, ठीक है। की फीचर्स की बात करें पाए तो एडवर्टीजिंग आपको हेल्प करता है कि आप लार्ज नंबर ऑफ लोगों को टारगेट कर पाए एट द सेम टाइम। दूसरा है पेड प्रमोशन। अनलाइक पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग रिक्वायर्स अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट टू बाय अ मीडिया स्पेस। एडवर्टीजमेंट के लिए आपको ऑफ कोर्स इट्स अ पेड प्रमोशन। अगर आप सोशल मीडिया में भी करा रहे हो इन्फ्लुएंसर्स के, तो देन टू यू हैव टू पे टू देम फॉर द कोलैबोरेशन, राइट। इवन टू गेट द स्लॉट ऑन टीवी यू हैव टू पे, ठीक है। तो पेड प्रमोशन है, मतलब आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा मीडिया के स्पेस को बाय करने के लिए। नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है सिंस एड टारगेट्स अ ब्रॉड ऑडियंस, दे डू नॉट इन्वॉल्व डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द कस्टमर। डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, आपने जो एड चलाया वो बहुत सारे कस्टमर्स देख रहे हैं, तो इनडायरेक्टली सबको आप टारगेट कर रहे हो। परसुएसिव एंड इन्फॉर्मेटिव, ऑफकोर्स एडवर्टीजमेंट में आप क्या दिखा रहे हो, अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के फीचर्स, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स ही तो हाईलाइट कर रहे हो, तो ये परसुएटिव और इन्फॉर्मेटिव होते हैं। ब्रांड बिल्डिंग, कॉन्टिन्यूअस एडवर्टाइजिंग आपकी ब्रांड को हेल्प करता है उसके अवेयरनेस क्रिएट और कस्टमर्स को रिकॉग्नाइज कर पाए और कस्टमर के अमंग ट्रस्ट भी बिल्ड करने में। रिपीट एक्सपोजर, फ्रीक्वेंट एडवर्टीजमेंट हेल्प इन रीइंफोर्सिंग द ब्रांड मैसेज इन कंज्यूमर माइंड। जो आप फ्रीक्वेंट एडवर्टाइजिंग करते रहते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम अगर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो आपकी कंज्यूमर के माइंड में आपकी जो ब्रांड इमेज है वो क्रिएट हो जाएगी और बार बार वो उसको देखता जाता है, तो आपकी ब्रांड इमेज वो रिकॉल भी कर पाएगा आपके ब्रांड को इजिली। नेक्स्ट है जो टूल है वो है पर्सनल सेलिंग। वो था एडवर्टीजमेंट की बात करिए, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टूल दैट इज पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन रखते हो, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट होगा कम्युनिकेशन। बेसिकली जो सेल्समैन है वो कस्टमर से डायरेक्टली इंगेज होगा और वो उनको इन्फ्लुएंस करेगा कि हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को परचेस करें। लाइक शोरूम है, अगर आपके प्रोडक्ट वहां पे है तो आप
जबकि जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो कस्टमर्स को डायरेक्टली वहां पे इंटरेक्ट करके अपने प्रोडक्ट के परचेजिंग के लिए कन्विंस करेंगे। इंश्योरेंस एजेंट्स जो होते हैं, जो इंश्योरेंस के लिए जाते हैं, कस्टमर्स को उसके बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं और उनको वो चीज़ बेच के आते हैं। डोर टू डोर सेल बेसिक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक एडवर्टाइजमेंट की एक ड्रॉबैक थी ना कि वन ऑन वन इंटरेक्शन नहीं है, वो चीज़ यहाँ पे ओवर हो जाती है। अगर आप ऐसा प्रमोशन टूल यूज करना चाहते हो जहां पे आप वन ऑन वन या डायरेक्ट इंटरेक्शन बनाना चाहते हो अपने कस्टमर्स के साथ, तो आप इसके साथ जा सकते हो। दूसरा है पर्सनलाइज्ड अप्रोच। जैसा जहां कस्टमर मिल रहा है उसके लिए आप उस हिसाब से अपने एडवर्टाइजमेंट को चेंज कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट में वो नहीं अवेलेबल है कि अपने मैसेज को एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट चेंज कर पाओ, ठीक है, उनको समझाने के लिए अपनी लैंग्वेज चेंज कर लो या कुछ, बट यहाँ पे वो चीज़ पॉसिबल है। कस्टमर का फीडबैक इमीडिएट मिल जाएगा, वहां पे आपको कस्टमर का फीडबैक इमीडिएट नहीं मिल रहा था, ठीक है। एडवर्टीजमेंट देखने के बाद एट द एंड ऑफ टीवी लोग क्या रिएक्ट करें यू डोंट नो, बट यहाँ पे यू विल गेट टू नो। देन सुटेबल फॉर हाई वैल्यू प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट महंगे होते हैं उनके लिए तो काफी सुटेबल होती है ये अप्रोच, क्या पर्सनल सेलिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचो। जैसे कि कार शोरूम सेल्समैन एक्सप्लेनिंग फीचर टू अ कस्टमर एंड हेल्पिंग देम चूज अ मॉडल। जैसे कार है, बहुत सारे मॉडल होते हैं कार के, तो शोरूम में बेसिकली क्या होता है, जो सेल्स पर्सन होते हैं, जैसे आप कार के लिए गए तो आपको अलग अलग कार दिखाएंगे, अलग अलग उनके बारे में बताएंगे फीचर्स, और आपको कन्विंस करेंगे कि आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या लेना चाहिए। नेक्स्ट टूल है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन इज मैनेजिंग अ कंपनी इमेज एंड रेपुटेशन बाय मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद मीडिया, पब्लिक एंड स्टेक होल्डर। पब्लिक रिलेशन मतलब कि आपका जो रिलेशन है पब्लिक के साथ वो अच्छा बनाने में हेल्प करते हैं आपको, ठीक है। पीआर कहते हैं, ये हमारे पीआर हैं जो आपकी कंपनी की इमेज को, आपकी कंपनी की रेपुटेशन को पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने, स्टेक होल्डर के सामने एक पॉजिटिव बनाएंगे। प्रेस रिलीज, स्पॉन्सरशिप, चैरिटी इवेंट्स एंड इंटरव्यूज। लाइक इंटरव्यूज होते हैं बहुत सारे जो ब्रांड कंडक्ट करवाते भी हैं, जिसमें वो ब्रांड अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते हैं ताकि वो लोगों को कन्विंस कर पाए। प्रेस रिलीज होती है अगर कोई बहुत बड़ा ब्रांड लॉन्च हो रहा है उसके रिगार्डिंग, तो वो भी कस्टमर को क्या कर पाते हैं, कन्विंस कर पाते हैं। इससे क्या होगा, इन सब के थ्रू आप क्या कर पाएंगे, अपने ब्रांड के बारे में गुडविल और ट्रस्ट क्रिएट कर पाएंगे। नॉन पेड है, अनलाइक एडवर्टीजिंग, यहाँ पे आपको पैसा नहीं पे करना है, नॉन पेड है। हेल्प करता है कंपनी के रेपुटेशन को मैनेज करने के लिए और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है कस्टमर को। एप्पल अपने आईफोन को लॉन्च करने से पहले उसको मीडिया की रिपोर्ट में फीचर करवाता है, जिससे कस्टमर्स के सामने उसको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट कर पाए और अच्छा रिलेशन भी उनके साथ मेंटेन कर पाए। तो पीआर आपके ये हो गए। नेक्स्ट है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन यूज कर सकते हैं बेसिकली अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। दैट इज आप शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स को यूज कर सकते हैं और इमीडिएट सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। सेल्स प्रमोशन में लाइक डिस्काउंट, कूपन, फ्री सैंपल, बाय वन गेट वन ऑफर, इस तरीके की चीजें आप निकाल सकते हैं अपने ब्रांड के प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। और जो कस्टमर जो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं वो आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे। लाइक ये आपकी शॉर्ट टर्म में सेल्स बढ़ा देगा, इम्पल्स बाइंग को इंकरेज करेगा कि कस्टमर मतलब जल्दी से सोचेंगे बाय वन गेट वन चल रहा है तो चलो जल्दी से परचेज कर लेते हैं। नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा जो मतलब इस मेंटालिटी को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऑफन फेस्टिवल्स और इसके टाइम पे हम यूज़ करते हैं अपने सेल्स प्रमोशन को एज अ प्रमोशन टूल्स। जैसे फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल ऑफरिंग ह्यूज डिस्काउंट ऑन द प्रोडक्ट। लास्ट आपको जो आता है वो आता है पब्लिसिटी, कि पब्लिसिटी आप कर सकते हैं। ये अनपेड मीडिया अटेंशन है एक कंपनी और प्रोडक्ट्स के जो उसको मिलता है। यही पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लाइक आप मान लो कि आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जो बहुत ही इनोवेटिव है, तो मीडिया आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करना शुरू करेगी कि एक प्रोडक्ट मार्केट में आया है, इसके ये सब चीज़ें हैं। सो वो चीज़ आपको एक अनपेड मीडिया, इसके लिए आपने पे नहीं किया है, वो आपके कस्टमर के बारे में, आपके कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करा सकता है बिकॉज ऑफ द यूएसपी। नेगेटिव भी कुछ होगा तो वो भी चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाएगी फिर, लाइक न्यूज़ आर्टिकल्स के थ्रू, वायरल सोशल मीडिया पोस्ट या वर्ड्स ऑफ माउथ मार्केटिंग। ये बहुत होती है कि मान लो कोई किसी कस्टमर ने उस चीज़ को परचेज किया है तो वो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग करेगा आपके प्रोडक्ट के बारे में, रेस्ट ऑफ द कस्टमर्स को अवेयर कराएगा रिगार्डिंग द बेनिफिट्स एंड इफ दे आर नॉट बेनिफिट, राइट, सो वो भी जाएंगे मार्केट में। कैरेक्टरिस्टिक पहले तो है अनपेड है, ऑर्गेनिक है। बेसिकली ऑर्गेनिक है, लाइक कस्टमर आपस में कुछ अगर करते हैं, सजेस्ट करते हैं एक दूसरे को, तो वो आपसे पैसे नहीं ले रहे उस चीज़ के, ठीक है। वो उनका माइंडसेट है, दे वांट टू शेयर विद देयर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स बिकॉज इफ दे कंसिडर इट बेनिफिशियल तो दे विल सजेस्ट, ठीक है, कि आप भी यूज़ करो, इससे मुझे बहुत आराम हुआ। तो अनपेड है। कैन भी पॉजिटिव नेगेटिव, जरूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव ही हो भाई। पॉजिटिव तो तब आप पैसे दे रहे हो तो सोचोगे पॉजिटिव ही बने, बट नेगेटिव भी हो सकता है। क्रेडिटेबल ज़्यादा माना जाता है एडवर्टीजमेंट, क्योंकि उन्हें भी पता है
कि इस चीज के आपको कोई पैसे नहीं दिए। आपने देखा भी होगा बहुत सारे जब यूट्यूब वीडियो बनाते बताते हैं ना, इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो, ठीक है। ये वर्ड्स ऑफ माउथ चल, मतलब ऑफ कोर्स चल रहा है वर्ड्स ऑफ माउथ, बिकॉज इट्स नॉट स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है तो वो जो भी बता रहे हैं हम ये ट्रस्ट भी करते हैं कि वो सही बता रहे होंगे, चाहे वो नेगेटिव बताएं चाहे वो पॉजिटिव बताएं। देख बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बताते हैं ये प्रोडक्ट की नेगेटिव चीजें और वो बोलते भी कि हमें इसका पैसा नहीं मिला है, बट ये चीजें इसमें है नेगेटिव और आप इसको मत खरीदें, ठीक है। तो ब्रांड इमेज पे काफी इम्पैक्ट इस चीज का पड़ता भी है, पब्लिसिटी का। सेलिब्रिटी पोस्टिंग अबाउट यूजिंग अ पर्टिकुलर स्किन केयर ब्रांड क्रिएट वायरल पब्लिसिटी। आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटी अगर उनको कोई पसंद आता है कोई भी प्रोडक्ट तो उसके बारे में बताते हैं, भले उन्हें उसके लिए पैसे वैसे नहीं मिले, बट दे आर टेलिंग यू कि आई यूज दिस क्रीम ऑन द डेली बेसिस एंड दिस इज नॉट स्पॉन्सरशिप। तो उससे क्या हो रहा है, एक अच्छी इमेज क्रिएट हो रही है एक प्रोडक्ट की। इसी तरीके से एक नेगेटिव इमेज भी जा सकती है अगर वो किसी प्रोडक्ट के बारे में ऐसा बता रहे हैं कि आप मत खरीदिए, आपके लिए हार्मफुल है। तो गाइस हमने डिस्कस किया है, आप होप आप अंडरस्टैंड कर पाए। सो नाउ गाइस इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक दैट इज प्रमोशन इंपॉर्टेंस। सो प्रमोशन से पहले वाले टॉपिक को जरूर देख लेना कि प्रमोशन है क्या और इसके फीचर्स क्या है, हमने डिस्कस करे थे। आज हम इंपॉर्टेंस की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग फॉर यू, information is for you, that is if you want to have a personal class related to subject like this marketing management, business communication, organization, any other subject, you can DM me on Instagram and also you can mail at my id that is studywithniharkatiwari@gmail.com, राइट। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंस की कि प्रमोशन की क्या इंपॉर्टेंस है। हमने देखा था कि प्रमोशन बेसिकली क्या है, वो सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं जो आप करते हो ताकि अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जो रीच मतलब उनकी सेल्स है वो कर पाओ, ठीक है। सेट ऑफ एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्ट के सर्विसेज के बारे में कस्टमर को इन्फॉर्म करना, उनको कन्विंस करना कि वो परचेज कर ले, ठीक है, और उनको रिमाइंडर देते रहना टाइम टू टाइम ऑन योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सो प्रमोशन बिजनेस की ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए तो बहुत इसेंशियल है क्योंकि कंपटीशन बहुत है मार्केट में। अगर आप अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाना चाहते हो तो आपको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना होगा। कोई ऑफर निकाल रहे हो तो कस्टमर को उसके बारे में बताओ, ठीक है, उसको अवेयर कराओ कि आप हमारे प्रोडक्ट को क्यों खरीदें, हमारे पास बाय वन गेट वन ऑफर चल रहा है, वो मोटिवेट हो ताकि वो उसको परचेज कर लें। तो प्रमोशंस की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। मील बेस्ड प्रमोशन आपको बहुत तरीके से हेल्प करता है इन योर बिजनेस, तो अब वही हम देखने वाले हैं। पहला है इंक्रीजेस ब्रांड अवेयरनेस। प्रमोशन आपके ब्रांड की अवेयरनेस कस्टमर के अमंग क्रिएट करता है। प्रमोशन ये इंश्योर करता है कि जो भी आपके पोटेंशियल कस्टमर हैं वो आपके बिजनेस के प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में अवेयर हो, क्योंकि अवेयर होंगे तभी तो वो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदेंगे। अगर आपने प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करते हो तो इवन जो आपके बेस्ट प्रोडक्ट है वो भी अननोटिस्ड हो जाएंगे। सोशल मीडिया, रील्स, इंस्टाग्राम, इन सब के थ्रू आप बहुत सारे ऑडियंस तक पहुंच सकते हो और अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो। लाइक मानो कोई आपने मेकअप ब्रांड लॉन्च किया है, के ब्यूटी, ये सब आप देख रहे हो आजकल लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से बहुत सारे अपने प्रमोशन करा रहे हैं, उनको हैम्पर दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं ताकि आप हमारा प्रोडक्ट जो है ना प्रमोट कर दो। क्योंकि बहुत सारे ब्यूटी ब्रांड्स हैं, के ब्यूटी किसका ब्रांड है, क्या इसके यूनिक फीचर है, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कैटरीना कैफ का ब्रांड है, आपको परचेज करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या आप क्या करोगे, प्रमोशन करोगे, एडवर्टीजमेंट, सोशल मीडिया की हेल्प से अपने प्रोडक्ट को अवेयर कराओगे अपने कस्टमर से। दैट इज एग्जांपल दिया है कि कोका कोला कंसिस्टेंटली प्रमोशनल कैंपेन करता रहता है ताकि कस्टमर के माइंड में उसकी इमेज हमेशा रिकॉल होती रहे कि या दिस इज अ ब्रांड विच इज अवेलेबल एंड वी कैन रिफर टू दैट, राइट। सो ये हो गया कि इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। नेक्स्ट है बूस्ट सेल्स एंड रेपुटेशन, सॉरी रेवेन्यू। आपकी जो सेल्स और रेवेन्यू है उसको बूस्ट करता है। ऑफ कोर्स प्रमोशन में आप कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करे। जब परचेज करेगा तो सेल्स क्या होगी, इंक्रीज होगी, और सेल्स इंक्रीज होगी तो आप रेवेन्यू कमा पा रहे हो। टाइम ऑफर, फ्री टायर्स आप कस्टमर को दे सकते हो जिससे उसके अंदर अर्जेंसी आएगी। लाइक डिस्काउंट दिए आपने तो उसको लगेगा कि डिस्काउंट कम टाइम के लिए अवेलेबल है, तो हमें क्या करना है, तुरंत ही उसको खरीद लेना चाहिए। ये लिमिटेड टाइम ऑफर है तो लिमिटेड टाइम के लिए ही है। सो इफ यू वांट टू बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस ब्रांड देन वी शुड गो अहेड, अदरवाइज द प्राइसेस विल बी इंक्रीज्ड। तो ये हमारा एक माइंडसेट भी होता है। तो ये क्या करता है, कस्टमर को परसुएड करता है कि आप जो प्रोडक्ट है उसको परचेज कर लो। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सीजनल सेल्स शुरू करते हैं। इसमें बता रहता है इस सीजन में प्राइस गिरेगा तो हम क्या माइंडसेट में होते हैं, हमें जितनी ज्यादा शॉपिंग करनी है चलो हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उनकी सेल्स बढ़ जाएगी और उनका रेवेन्यू इंक्रीज होगा। और ये प्रमोशन कैसे करते हैं, ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के आप एड देखते होगे टीवी में आने लग जाते हैं, बिग बिलियन डे से के आने ही लग जाते हैं।
कि आप आ रही है सेल, मतलब बहुत सारे प्रमोशन है ना, आईफोन इतने में मिलेगा उतने मिलेगा, तो इससे कस्टमर को अवेयरनेस क्रिएट करके उनको इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि वो उससे परचेज करे और सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए। क्रिएट्स द कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, प्रमोशन हेल्प करता है बिजनेस को कि वो डिफ्रेंशिएट करे अपने आप को कॉम्पिटिटर से। अगर दो बिजनेस सिमिलर प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं तो द वन विद बेटर प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज लाइकली टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर। सिमिलर प्रोडक्ट आप दे रहे हो, ठीक है, वो आपके साथ जो कॉम्पिटिटर है वो भी वही चीज दे रहा है, आप भी वही चीज दे रहे हो, तो कस्टमर किसको परचेज करेगा? अगर आपने अपना प्रमोशन ज्यादा अच्छे से कर दिया, डिस्काउंट्स वगैरह लगा दिए, बाय वन गेट वन ऑफर चला दिए, या एड्स लगा दिए, या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की हेल्प ले ली, उनके साथ कोलैबोरेट कर लिया कि वो आपके ब्रांड को बार 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 दिखा रहे हैं, कि जिससे कस्टमर का टेंशन कंपैरेटिव टू योर कॉम्पिटिटर ब्रांड आपके ब्रांड में स्विच कर रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल जाएगा। लाइक एप्पल प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड प्रमोशनल कैंपेन क्रिएट एक्साइटमेंट एंड मेक इट्स प्रोडक्ट स्टैंड आउट इन द मार्केट। जैसे एप्पल अपना कोई भी लॉन्च करता है प्रोडक्ट, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर वगैरह अगर इन्वॉल्व है, तो दे विल स्टार्ट प्रमोटिंग एप्पल का ये आ रहा है, मुझे तो ये वाला मॉडल खरीदना है। प्रमोशनल कैंपेन हम चहल पहल मचा देते हैं और कस्टमर क्या हो जाते हैं, मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं कि यस इसको आने दो, इस वाले वर्जन को आने दो, हमें इसको खरीदना है, ठीक है, हमें अपना वाला जो है वो हटाना है। 16 से अब हम 15 से अब हम 16 पे, 16 से अब हम 17 पे जाएंगे, भले उसमें कोई खास डिफरेंस आता नहीं है, बट देन टू वी आर एक्साइटेड। तो ये एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आपको हेल्प करता है प्रमोशन देने में। दूसरा है आपके कस्टमर की लॉयल्टी और रिटेंशन बिल्ड करता है। ऑफ कोर्स रेगुलर कस्टमर्स जो एंगेजमेंट है, रेगुलर एंगेजमेंट विद कस्टमर थ्रू प्रमोशन बिल्ड ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। आपके कस्टमर जो है वो आपके ब्रांड को बार बार देख रहे हैं, दे आर गेटिंग टू सी द एड्स ऑन टीवी एवरी टाइम, ठीक है, तो उससे क्या होगा, बार बार उसको वो चीज हिट कर रही है, तो उससे आपको भरोसा, जैसे हम लोग कहते हैं नहीं कि इसका खरीदो, इनका ऐड तो ये करती है, ठीक है, इनका ऐड तो बहुत बार आता है टीवी में, तो हमारी लॉयल्टी ट्रस्ट वो हमारा एक साइकोलॉजिकल परसेप्शन भी है बेसिकली, कि हमें लगता है कि जो चीज बार बार आ रही है टीवी में या जिसका बार बार ऐड हो रहा है वो बहुत अच्छा होगा, तो वो हमारा ट्रस्ट तो बिल्ड करती है, और हम अगर उसको परचेज करते हैं हमें अच्छा भी लगता है तो हम उसके टूवर्ड लॉयल भी हो जाते हैं। इसके लिए बहुत सारे ब्रांड जो है लॉयल्टी प्रोग्राम्स, एक्सक्लूसिव डिस्काउंट फॉर रिटर्निंग कस्टमर, पर्सनलाइज्ड ऑफर हेल्प करते हैं, जो जिसके थ्रू वो रिटेन करते हैं अपने कस्टमर को लंबे समय तक। कि दैट इफ मान लो कोई कस्टमर आपके यहाँ से बार बार परचेज कर रहा है, तो आप उनके लिए लॉयल्टी प्रोग्राम्स निकाल सकते हो, जिससे अपने कस्टमर को जो लॉयल हैं, जो बार बार आपसे परचेज कर रहे हैं और उनका 1 साल से 2 साल से 3 साल से परचेज चला जा रहा है, उनको आप रिवॉर्ड कर सकते हो कि आपको फ्री ड्रिंक्स मिलेंगी, आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेंगे। जैसे मिंत्रा में होता है, जो उनके प्राइम मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए एडिशनल डिस्काउंट, सेल्स टाइम से पहले स्टार्ट हो जाना, कस्टमर केयर में उनको प्रेफरेंस में कॉल, मतलब चांस मिलना, तो ये होता है, तो ये भी अच्छी चीज है जो प्रमोशन हेल्प करता है। एजुकेट कस्टमर अबाउट प्रोडक्ट, ऑफ कोर्स प्रमोशन इज नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग योर प्रोडक्ट, बट इट ऑल्सो अबाउट एजुकेटिंग कस्टमर, कि आपके प्रोडक्ट के बारे में इस कस्टमर को पता भी तो होना चाहिए कि क्या फीचर है, क्या बेनिफिट्स है, कैसे यूज करना है। उसके लिए बहुत सारे बिजनेस एडवर्टीजमेंट, ब्लॉग, वीडियोस वगैरह यूज करते हैं। लाइक टेक कंपनीज सैमसंग और डेल यूट्यूब और ब्लॉग्स को यूज करते हैं, जिससे वो अपने कस्टमर को अपने लेटेस्ट गैजेट्स के बारे में क्या करते हैं, अवेयर कराते हैं कि उन्हें क्या इससे यूज करना है और इसमें क्या क्या फीचर है। प्रमोशन आपकी मार्केट की रीच को बढ़ाता है। ऑफकोर्स आप नए ऑडियंस को टैप कर पाते हो, अलग अलग लोकेशन में जो है ऑनलाइन मार्केटर, इन्फ्लुएंसर से कोलैबोरेट कर सकते हो और अपने लोकल मार्केट के बियॉन्ड जाके अपनी मार्केट में रीच बना सकते हो। जैसे फैशन ब्रांड लाइक ज़ारा, H&M सोशल मीडिया यूज करते हैं, डिजिटल एडवर्टाइजिंग यूज करते हैं, ताकि अपने कस्टमर्स को ग्लोबली अट्रैक्ट कर पाए, नॉट ओनली इन दैट कंट्री बट इंटरनेशनल लेवल पे सर्व कर पाए। हेल्प इन लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट, कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है आप प्रमोशन कर सकते हो, जिससे कस्टमर को उस प्रोडक्ट उसके बारे में पता भी चल जाएगा, और वो इंटरेस्टेड है तो वो उसको परचेज भी करेगा। तो एक स्ट्रॉन्ग प्रमोशनल कैंपेन आप यूज कर सकते हो, जिससे आप मार्केट में एक बज़ क्रिएट कर सकते हो, जिससे प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ बट उसके बारे में एक चहल पहल मची हुई है, कस्टमर अवेयर है कि एक नया प्रोडक्ट आने वाला है और उसमें ये फीचर्स होने वाले हैं और हमें उसे खरीदना है। जैसे टेस्ला प्री लॉन्च मार्केटिंग फॉर इट्स साइबर ट्रक generated massive interest even before its official release। कि टेस्ला का ही एग्जांपल दिया है कि प्री लॉन्च एक मतलब जो उसका साइबर ट्रक लॉन्च होना है उससे पहले एक प्री लॉन्च मार्केटिंग कैंपेन वगैरह कर दिया, जिससे इंटरेस्ट बन गया लोगों के अंदर कि हाँ एक नया कुछ आने वाला है और हमें परचेज करना है। इनहैंस बिजनेस क्रेडिबिलिटी, ऑफ कोर्स बिजनेस की स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बिल्ड करने में हेल्प करता है प्रमोशन। अगर अपने कस्टमर्स को बार बार अपने प्रमोशंस कर रहे हो, प्रोडक्ट को उसको
ट्रस्ट है, रिलायबिलिटी है, तो आपकी जो इमेज है कस्टमर की नज़र में वो अच्छी बनेगी। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फ्रॉम सक्सेसफुल प्रमोशनल कैंपेन, अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर्स अपने प्रोडक्ट की अच्छी खासी बढ़ाई करवा रहे हैं अगर आप, ठीक है, जो कि अगर होनी भी चाहिए, जायज जायज होनी भी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट वो डिजर्व भी करता हो। ऐसा नहीं है कि आजकल के इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है देन टू जस्ट जस्ट कि उन्हें पैसे मिले फॉर द शेक ऑफ अर्निंग, दे आर exploiting their customer by giving the wrong information, by exaggerating the product benefits to them, which is not good, ठीक है। but if they are doing it well, ठीक है, if they are not lying about the product benefits, सो वो बिजनेस की रेपुटेशन को हेल्प करता है इंक्रीज करने। वरना जैसे कि आदिवासी हेयर ऑयल, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने क्या किया, पैसा मिल रहा था तो उसे एक्सेगरेट किया कि बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, बाद में क्या हुआ, भंडाफोड़ हुआ ना, पता चला ना कि वो चीज अच्छी नहीं थी, वो जो उसमें मिला रहे थे वो अच्छा नहीं है हमारे हेयर्स के लिए। फिर क्या हुआ, जो हमारे उस ब्रांड की तो धज्जियां उड़ी उड़ी, और जिसपे हम रिलाई कर रहे थे इन्फ्लुएंसर्स पे, उन पे से भी हमें भरोसा हट गया कि ये लोग तो पैसों के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये एक चीज नहीं होनी चाहिए। प्रमोशन में आप जो भी कर रहे हो अच्छे रिलायबल इन्फॉर्मेशन दो, तभी आप एक ट्रस्ट वर्दी कस्टमर्स को गेन कर पाओगे और अपनी रेपुटेशन मार्केट में इंक्रीज कर पाओगे। जैसे यहाँ पे लग्जरी ब्रांड की बात की है, रोलेक्स हो गया, लुइस वॉटन हो गया, मेंटेन करती है अपनी प्रीमियम ब्रांड इमेज थ्रू हाई एंड प्रमोशनल स्ट्रेटेजी, अच्छी खासी प्रमोशनल स्ट्रेटेजी यूज करते हैं जो उन कस्टमर्स के लिए, जो हाई क्लास कस्टमर्स हैं उनके लिए अट्रैक्टिव हो और उनको वो रिटेन कर पाते हैं उसके थ्रू। We are going to focus on this topic, that is factors affecting promotional tools, ठीक है। इससे पहले हमने प्रमोशंस क्या होते हैं, ठीक है, प्रमोशनल टूल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें कवर कर रखी हैं। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके प्रमोशनल टूल्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स एक्सप्लोर इट वन बाय वन। सो फैक्टर अफेक्टिंग प्रमोशनल मिक्स डिसीजंस आर, प्रमोशन मिक्स बेसिकली क्या होता है, प्रमोशन टूल्स का मिक्सचर, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रमोशनल टूल, जो बहुत सारे प्रमोशनल टूल आप यूज करते, लाइक एडवर्टाइजिंग के थ्रू कर रहे हो अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन, या पर्सनल सेलिंग के थ्रू, या सेल्स प्रमोशन, या पब्लिक रिलेशन, या पब्लिसिटी। जब इन सबको कंबाइन करके यूज करते हो, लाइक एडवर्टाइजिंग के साथ पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं, पर्सनल सेलिंग के साथ सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है, हमारा प्रमोशन मिक्स। तो ये क्या करता है, बिजनेस बेसिकली यूज करता है अपने प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट करने को कस्टमर को। जब चॉइस ऑफ प्रमोशन मिक्स डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर, और आपको कौन सा मिक्स यूज करना चाहिए वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर में, जिसको हम कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो हमने बात करी कि प्रमोशन, डिस्टर्ब नहीं करना अभी, जाओ जल्दी, अब नहीं वीडियो बनाने दो, पूरा कट करना पड़ता है मुझे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि प्रमोशन मिक्स बेसिकली क्या है, जब हम बहुत सारे प्रमोशनल टूल का कॉम्बिनेशन करते हैं वो होता है हमारा प्रमोशन मिक्स। और हमें कौन सा प्रमोशन मिक्स यूज करना है, ठीक है, वो हमारे बहुत सारे फैक्टर्स हेल्प करते हैं डिसाइड करने में, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, मीन्स आपका प्रोडक्ट का नेचर जो भी होगा उसी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा प्रमोशन मिक्स स्ट्रैटेजी यूज करना चाहिए। देखिए, जैसे कि हमारे पास कंज्यूमर गुड्स हैं, ठीक है, एफएमसीजी पे हम डील्स करते हैं, तो हमारे को क्या चाहिए कि हम हैवी एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन करें, क्योंकि हमें पता है हम छोटे छोटे प्रोडक्ट्स पे डील करते हैं जो कस्टमर की क्या है, डेली रिक्वायरमेंट की चीजें हैं, ठीक है। जैसे कि सोप हो गया, चिप्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, टॉफी, चॉकलेट एंड ऑल। सो इसके लिए हमें हैवी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेंगे और सेल्स प्रमोशन टेक्निक को यूज करना होगा, लाइक डिस्काउंट्स एंड ऑल, जिससे हमारे कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट के टुवर्ड अट्रैक्ट हो, बिकॉज इसमें मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत सारे सेलर्स हैं जो इसी चीज को बेच रहे हैं। आप अलग से कैसे स्टैंड आउट हो सकते हो, या तो एडवर्टाइजिंग करवाओ, ठीक है, और इसके साथ ही साथ कुछ डिस्काउंट, वन बाय वन गेट वन ऑफर्स ये निकालो, जिससे आपके कस्टमर्स अट्रैक्ट हों। अगर आप इंडस्ट्रियल गुड्स में डील करते हो, बेसिकली B2B गुड्स में डील करते हो, तो आप पर्सनल सेलिंग में ज्यादा फोकस करें, क्योंकि ये हैवी गुड्स हैं, ठीक है। तो ये जब बड़े बड़े गुड्स हैं, मशीन एंड ऑल, तो आप अगर इसको डोर टू डोर सेल या पर्सनल सेलिंग के थ्रू बेचेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। लग्जरी गुड्स जो भी हैं, जो महंगे हैं, तो इसके लिए आपकी ब्रांड इमेज मैटर करती है, तो इसके लिए आपको हाई एडवर्टाइजिंग और PR यूज कर सकते हैं। इसके रोलेक्स की वॉच को आप सेलिब्रिटीज के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज स्टेटस सिंबल है, जब वो सेलिब्रिटी पहन रहे हैं तो ऑफ कोर्स इट विल बी अ लग्जूरियस गुड्स एंड हमें भी परचेज करना है, तो वो एक माइंडसेट क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरीके से हमारे नेचर ऑफ गुड्स डिसाइड करेंगे कि हमें
कौन से प्रमोशन मिक्स स्ट्रैटेजी को यूज करना है। जैसे कोका कोला हैवी एडवर्टाइजिंग में डिपेंड करता है, बिकॉज सॉफ्ट ड्रिंक की कैटेगरी में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर गुड्स हैं तो आपको सेल्स प्रमोशन और हैवी एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। वाइल अ कार कंपनी जिनकी बड़े बड़े मशीन्स में डील कर रहे हैं, उनके लिए पर्सनल सेलिंग एट शोरूम विल बी द बेटर ऑप्शन, ठीक है। इसके लिए आपको सेल्स प्रमोशन की टेक्निक उतनी बेटर नहीं रहेगी जितनी आपके लिए पर्सनल सेलिंग वर्क करेगी। नेक्स्ट आता है टारगेट मार्केट की बात करें तो टारगेट मार्केट बेसिकली आपकी ऑडियंस कैसी है, उनका नेचर, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो भी आपके प्रमोशन की चॉइस को अफेक्ट करता है कि आपको कैसा प्रमोशनल टूल यूज करना चाहिए। अगर आपकी मार्केट बहुत बड़ी है, ऑडियंस आपकी ज्यादा है, तो एडवर्टाइजिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग वर्क बेस्ट, ठीक है। अगर आपकी मीडिया जो है वो मार्केट जो है वो बड़ी है, तो आप एडवर्टाइजमेंट जो भी करा रहे हैं, वो एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन जो करा रहे हैं वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू और सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू कराइए तो ज्यादा रहेगी, क्योंकि ज्यादा लोगों को फिर वो टारगेट कर पाएगी। अगर आपकी मार्केट स्पेसिफिक है, ठीक है, कुछ ही ऑडियंस हैं जो आपकी टारगेटेड कस्टमर हैं, तो वहां पे आप उनको पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं। अगर B2B मार्केट है, बिजनेस टू बिजनेस मार्केट है, तो वहां पे आप डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, जो हमने देखा भी डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए बेस्ट रहती है, ठीक है। तो जैसे कि यूनिवर्सिटी है वो एडवर्टाइज करे अपनी एडमिशन्स को, तो उसकी ऑडियंस बड़ी है तो वो क्या कर सकती है, सोशल मीडिया यूज कर सकती है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सेल कर रहे हैं सप्लायर, जिनकी मार्केट स्पेसिफिक है, तो वो पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं अपने कस्टमर को। नेक्स्ट आता है बजट आपका क्या है, ये भी हेल्प करेगा आपको प्रमोशनल टूल डिसाइड करने में। अमाउंट ऑफ कंपनी कैन स्पेंड ऑन प्रमोशन डायरेक्टली इम्पैक्ट द सिलेक्शन ऑफ प्रमोशन मिक्स। आप कितना ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं प्रमोशन में, वो भी आपके सिलेक्शन ऑफ प्रमोशन में डिसाइड करता है। लाइक अगर आपका बजट हाई है, ठीक है, आपका बजट लार्ज है, तो आप टीवी एड्स पे ज्यादा से ज्यादा पैसे स्पेंड कर सकते हैं, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट कर सकते हैं, लार्ज स्केल कैंपेन रन कर सकते हैं, तो आप मिक्स इन सब का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मीडियम बजट है, तो आप सोशल मीडिया एड्स, इन्फ्लुएंसर को हायर कर सकते हैं मार्केटिंग के लिए, सेल्स प्रमोशन लाइक डिस्काउंट एंड ऑल यूज कर सकते हैं। अगर आपका बजट बहुत कम है, तो वर्ड्स ऑफ माउथ मार्केटिंग या लोकल इवेंट, छोटे मोटे इवेंट करा के फ्री पब्लिसिटी करवा के अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बजट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग भी आप प्रमोशनल टेक्निक डिसाइड कर सकते हैं। प्रोडक्ट किस स्टेज पे है, आपकी स्टेज और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या चल रही है, ये भी आपके प्रमोशन टूल की सिलेक्शन को अफेक्ट करता है। लाइक अगर आप इंट्रोडक्शन स्टेज पे हो, ठीक है, प्रोडक्ट मार्केट में जस्ट इंट्रोड्यूस ही हुआ है, तो यहाँ पे बेटर रहेगा कि आप हैवी एडवर्टाइजिंग और फ्री सैंपल बेचो, जिससे आपकी अवेयरनेस क्रिएट हो। बिकॉज आपका प्रोडक्ट जो है वो नया है, तो इतना तो कस्टमर आपके ऊपर डिपेंड करेगा नहीं, ठीक है, मतलब कि ट्रस्ट करेगा नहीं, तो फ्री सैंपल बांट सकते हो, जिससे कस्टमर उसको यूज करेगा, तो शायद आपकी मार्केट जो है वो वहां से बन जाएगी। और एडवर्टाइजिंग आपको ज्यादा से ज्यादा करानी पड़ेगी, ताकि आप कस्टमर के बारे में, अपने प्रोडक्ट को लेकर अवेयरनेस क्रिएट कर पाओ। नेक्स्ट आती है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज बेसिकली जहां पे आपका प्रोडक्ट अब नोन हो गया है अपनी ऑडियंस के लिए, और वो ग्रो कर रहा है, मीन सेल्स आपकी बढ़ रही है, तो यहाँ पे आप कॉम्पिटेटिव एडवर्टाइजिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप इन्फ्लुएंसर के थ्रू अपनी मार्केटिंग करवा सकते हैं, और कॉम्पिटिटर्स आपकी क्या एडवर्टाइजमेंट यूज कर रहे हैं वो भी आप रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है मेच्योरिटी स्टेज, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मेच्योरिटी में पहुंच गया है, मीन्स जितनी मार्केट आपको बनानी थी उतनी मार्केट आपने बना ली है, तो यहाँ पे आपके लिए बेटर रहेगा कि आप सेल्स प्रमोशन, लॉयल्टी प्रोग्राम, बाय वन गेट वन ऑफर, इस तरीके की प्रमोशन टेक्निक को यूज करें। डिक्लाइन स्टेज के प्रोडक्ट की मार्केट जो है वो डाउन जा रही है, तो इसमें क्या करेंगे, आप क्लियरेंस सेल पे फोकस करें, मिनिमम प्रमोशन, कम से कम प्रमोशन में फिर खर्चा करो, बिकॉज अब मार्केट उतनी रह नहीं गई है, ठीक है। जैसे नेटफ्लिक्स पहली बार मार्केट में आया था, तो उसने फ्री ट्रायल्स, इंट्रोडक्शन स्टेज में फ्री ट्रायल्स देना शुरू कर दिए थे, और अब वो ब्रांड बिल्डिंग एड यूज करता है ताकि उसके मार्केट शेयर बना रहे। नेक्स्ट आता है आपका कंपटीशन कैसा है, उस पर भी डिपेंड करती है कि आपको कौन से प्रमोशनल टेक टूल्स यूज करने चाहिए। अगर आपका कॉम्पिटिटिव मार्केट हाईली है, मतलब बहुत ज्यादा है, तो कॉन्टिन्यूस एडवर्टाइजमेंट में आपको ध्यान देना होगा, बिकॉज कॉम्पिटिटर्स आपके आपके साथ टक्कर ले रहे हैं, तो आपको भी अपने आप को कस्टमर की नजरों में बनाने के लिए कंटिन्यूस एडवर्टाइजिंग करनी है, सेल्स प्रमोशन करने हैं, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपकी मार्केट में कंपटीशन नहीं है, तो आप कस्टमर रिलेशनशिप और पीआर पे फोकस करेंगे रेदर देन हैवी एडवर्टाइजिंग, क्योंकि आपका कोई कॉम्पिटिटर तो उतना है नहीं, तो इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में पैसे लगाने की क्या जरूरत है। वहां पे आप ये करो कि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, वन ऑन वन कॉन्टैक्ट करके उनकी प्रॉब्लम क्वारीज को कैसे सॉल्व कर सकते हो, पीआर कैसे कर सकते हो, ये फोकस करो।
In fast food industry, McDonald, KFC run aggressive promotion while local restaurant rely on words of mouth and customer reviews. जैसे कि फूड इंडस्ट्री में जैसे मैकडी हो गया, बर्गर किंग हो गया, इन लोगों में क्या है आपस में बहुत हैवी, मतलब बहुत ही एग्रेसिव प्रमोशन टेक्निक यूज करते हैं कि वो भी कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो भी डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इस तरीके से दे आर लाइक कंटिन्यूस एडवर्टाइजिंग और कंटिन्यूस सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं। लेकिन जो लोकल रेस्टोरेंट है उनके लिए क्या डिपेंड करता है, वर्ड ऑफ माउथ, के आसपास के लोग जो वहां गए हैं खाए वो उसकी तारीफ कर रहे हैं, और कस्टमर के रिव्यूज, क्योंकि उनका उतना कंपटीशन नहीं है। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रेफरेंस। आपके कंज्यूमर का बाइंग हैबिट क्या है, ये भी आपके प्रमोशन मिक्स की डिसीजन में हेल्प करता है। इम्पल्स बायर, अगर आपके जो बायर है वो तुरंत खरीद लेते हैं, उनका नेचर है कि दे आर लाइक जैसे गए और तुरंत उनको है कि कुछ पसंद है खरीद लिया, तो उस केस में आपको क्या करना है, आई कैचिंग एडवर्टीजमेंट टेक्निक यूज कर सकते हैं, मतलब ऐसा एडवर्टीजमेंट करो कि वो उनको भा जाए और वो हमारा प्रोडक्ट को ले लें। ठीक है। रैशनल बायर्स बेसिकली क्या है, जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन इन सब चीजों को देख के एंड देन डिसाइड करते हैं कि उन्हें प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है। तो उनके लिए अच्छा खासा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, टेस्टिमोनियल्स एंड रिव्यूज हमें यूज करने पड़ेंगे, जिससे वो हमारे चीजों को लेके अट्रैक्ट हों और परचेस कर लें। जैसे कि टेक ब्रांड लाइक डेल एंड एचपी यूज डिटेल कंपैरिजन एड, वाइल स्नैक ब्रांड लाइक लेस रिलाई ऑन सेलिब्रिटी एड्स। जैसे कि जो लेस वगैरह हैं वो सेलिब्रिटी एड्स पे डिपेंड करते हैं, सेलिब्रिटी खा रहे हैं, आई कैचिंग एडवर्टीजमेंट लगा, हमने खरीद लिया, इम्पल्स एकदम से आएगा, हाँ खरीदते हैं, खाते हैं, उन्होंने खाया हमें भी खाना है। टेक ब्रांड है वो बहुत, हम जैसे कोई टेक प्रोडक्ट लेते हैं, लैपटॉप वगैरह, हमें बहुत ज्यादा चाहिए होती है डिटेल कि ये बेटर क्यों है इससे, ठीक है, इसमें क्या फीचर अलग है, तो हम बहुत सोच समझ के वहां डिसीजन लेते हैं। ठीक है। लास्ट इज टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये भी डिसाइड करेगा कि आपकी प्रमोशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अगर आप डायरेक्ट कस्टमर से डील करते हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर प्रमोशन, लाइक जैसे इन्फ्लुएंसर नहीं होते हैं, नाइका मामा अर्थ के प्रोडक्ट को बता रहे होते हैं कि आप ये परचेस करें, तो उनके थ्रू हम प्रमोशन करवा सकते हैं। रिटेल बेस्ड सेल की, अगर हम रिटेल के बेसिस पे सेल्स करते हैं तो यहाँ पे हम स्टोर प्रमोशन, जो भी स्टोर्स हमारे रिटेल, वहाँ पे प्रमोशन बैनर्स लगवा सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, जैसे बिग बाजार, रिलायंस एंड ऑल। ऑनलाइन स्टोर्स के थ्रू अगर हम बेचते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो हमें सोशल मीडिया एड्स रन करने होंगे, एसईओ पे फोकस करना होगा, और ईमेल मार्केटिंग हम कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो हमने डिस्कस किए हैं। So now guys, in this part we are going to start this topic, that is marketing research meaning and importance, कि marketing research क्या होती है और क्या importance है आपकी marketing research की। तो मार्केटिंग रिसर्च बेसिकली क्या है कि मार्केट में जाके क्या कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, वो मार्केट में रिसर्च करना जरूरी है, क्योंकि मार्केट में हमारे हैं कस्टमर्स, कस्टमर को क्या पसंद आ रहा है, वो किस चीज को हमें उनके हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि हम अपने प्रोडक्ट को बेच ले जाएं, प्रमोशन क्या होना चाहिए, प्राइस क्या सेट करना चाहिए, प्रोडक्ट में क्या हमें यूज करना चाहिए, तो वो सब हमें तभी पता चलता है जब मार्केट में जाके हम रिसर्च करते हैं। तो बेसिकली मार्केट रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ठीक है, एक सिस्टमैटिक तरीके से काम होगा यहाँ पे कि हम जाके पहले तो डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर डेटा को एनालाइज करेंगे, और उसके बाद हम इंटरप्रिटेशन करेंगे कि हमारे कस्टमर, हमारे कॉम्पिटिटर, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है और बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है। ठीक है, क्योंकि हमें कस्टमर्स के बारे में तो बात करनी ही करनी है, क्योंकि अल्टीमेट प्रोडक्ट हम उन्हें बेचने वाले हैं, लेकिन हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड के साथ भी तो हमें बने रहना है, अदरवाइज हम तो मार्केट से आउट हो जाएंगे। और बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट आपके सारे फैक्टर, कस्टमर से हो जाए रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड हो जाए, पॉलिटिकल नेचर एंड ऑल, क्या चल रहा है बेसिकली मार्केट में जो हमारी बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है, उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। ये हेल्प करता है बिजनेस को कि वो इन्फॉर्म डिसीजन लें अबाउट प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। 4P से रिलेटेड अब इंपॉर्टेंट डिसीजन ले, इसके ही लिए हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, बिकॉज हमारे पास अगर डेटा रहेगा और डेटा के बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे तो हम डिसीजन सही ले पाएंगे। अगर हम अपने दिमाग में कहानी बनाएंगे और उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे तो हम फेल हो सकते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है कि मार्केटिंग रिसर्च इज लाइक अ बिजनेस डिटेक्टिव, इट फाइंड आउट व्हाट कस्टमर वांट, what competitors are doing and how a company can improve its marketing strategy। बेसिकली मार्केट रिसर्च क्या है, एक डिटेक्टिव की तरह काम करता है। ये देखता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, कंपनी कैसे अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को इंप्रूव कर सकती है, हमें वो पूरा डेटा लाके देगा और हमें उसके बारे में सोच के अपने डिसीजंस लेने हैं। कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च करते हो उससे पहले, जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं कि बिफोर लॉन्चिंग अ स्मार्टफोन, न्यू स्मार्टफोन, सैमसंग एक रिसर्च कंडक्ट करता है अपने कस्टमर के प्रेफरेंस पे, कॉम्पिटिटर्स क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं मार्केट में डिमांड क्या चल रही है,
जिससे वो ये इंश्योर कर पाए कि वो जो भी डिसीजन ले स्मार्टफोन को लॉन्च करने का वो सटीक हो और वो प्रोडक्ट क्या करे, मार्केट में जाके हिट कर जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग रिसर्च की। ऑफकोर्स इतना तीम झाम अगर हम कर रहे हैं कि मार्केट में जा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, कस्टमर के प्रेफरेंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स को भी देख रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई तो इम्पोर्टेंस होगा। तो देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पहले आती है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड। मार्केट में गए हैं, रिसर्च कर रहे हैं, डेटा गैदर कर रहे हैं, तो हमें ये तो हेल्प होगी कि कस्टमर क्या चाहता है हम ये पता लगा पाए। सर्वे कर रहे हैं तो हम जानेंगे कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसका पेन पॉइंट क्या है, कि क्या उसको मिल नहीं रहा है मार्केट में, वो चाह रहा है कि ये तो मार्केट में आना चाहिए, उसकी प्रेफरेंस क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उसके बाइंग बिहेवियर, ये सब हम रिसर्च करेंगे। और मार्केटिंग रिसर्च हमें इसमें हेल्प करती है क्योंकि हम इन सब को टारगेट करते हैं। अगर हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं तो उससे हमें यह पता चलता है कि कस्टमर के प्रॉब्लम और उसका पेन पॉइंट क्या है। दूसरा, हम उसी हिसाब से प्रोडक्ट को डिजाइन कर पाएंगे जो हमारे कस्टमर की नीड को क्या करेगा, पूरा करेगा। और हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड है और वो हमारे साथ बना हुआ है, बिकॉज हम उसे वो सर्व कर रहे हैं जो एक्चुअली उसको चाहिए। जैसे बिफोर लॉन्चिंग अ न्यू मॉडल, एप्पल सर्वेज यूजर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट फीचर दे वांट इन एन आईफोन। आईफोन का कोई भी मॉडल लॉन्च करने से पहले एप्पल एक सर्वे जरूर करता है ये पता लगाने के लिए कि कस्टमर को नए आईफोन में क्या फीचर्स चाहिए। तो मार्केटिंग रिसर्च बेसिकली हमें कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। दूसरा है रिड्यूसिंग बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क को कैसे रिड्यूस कर सकता है मार्केटिंग रिसर्च, ये सोचो। इन अ इन्वेस्टिंग इन अ न्यू प्रोडक्ट और मार्केट विदाउट रिसर्च इज रिस्की। ऑफ कोर्स अगर आप रिसर्च किए बिना ही कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दे रहे हो या कुछ मार्केट में नया कर दे रहे हो तो ये रिस्की हो सकता है। अगर हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, तो जो अनसर्टेनिटी है ना फेल हो जाने की, वो मिनिमाइज हो सकती है। तो बिजनेस रिस्क को रिड्यूस करने में आपका मार्केटिंग रिसर्च हेल्प करेगा। ये प्रिवेंट करता है कि प्रोडक्ट फेल ना हो। बाय टेस्टिंग कॉन्सेप्ट बिफोर लॉन्च, लॉन्च करने से पहले ही हम उसको टेस्ट कर लेंगे। हेल्प करता है बिजनेस को कि वो डिमांड को देख पाए बिफोर मास प्रोडक्शन। आप बल्क में बनाने से पहले ये देख लो क्या जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड है भी मार्केट में या नहीं। फाइनेंशियल लॉस ऑफ कोर्स आपका कम हो जाएगा। अगर आप रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो आप काफी पैसा लॉस कर सकते हो, बट विद प्रॉपर मार्केट रिसर्च आप उससे बच सकते हो। जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी टेस्ट करती है नए फ्लेवर को विद अ स्मॉल ग्रुप बिफोर लॉन्चिंग देम नेशन वाइड। ऑफ कोर्स एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी मान लो एक नया टेस्ट से रिलेटेड कुछ ड्रिंक ला रही है, तो वो क्या करेगी, छोटी मार्केट पे पहले ट्राई कर लेगी क्या ये प्रोडक्ट चल रहा है, क्या अच्छा रिस्पॉन्स है या नहीं। अगर स्मॉल ग्रुप का रिस्पॉन्स अच्छा है तभी हम नेशन वाइड जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। तो मार्केट रिसर्च हमें इसमें भी हेल्प करेगी। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाइंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज। आपकी मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं ये भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है हमें मार्केट रिसर्च। क्योंकि हम रिसर्च करेंगे तो हम ये डिस्कवर कर पाएंगे कि कस्टमर को क्या नया चाहिए, क्या चीजें हैं जो हमारे मार्केट में लैक कर रहे हैं, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं जिसमें हम भी काम कर सकते हैं। तो हम मार्केट में जो भी गैप है उसको फाइंड कर सकते हैं जिसमें हम कुछ नया ला सकते हैं। बिजनेस एक्सपैंड हो सकता है, मान लो कोई नई लोकेशन है जहाँ पे बिजनेस नहीं है और हमारी मार्केट वहां पे है तो हम वहां पे एक्सपैंड हो सकते हैं। ये सब कब पता चल रहा है, जब हम रिसर्च कर रहे हैं। तो मार्केट की नई अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने में भी हमें हेल्प करता है। जैसे कि जोमैटो आइडेंटिफाइड अ डिमांड फॉर प्रीमियम डाइनिंग एक्सपीरियंस एंड इंट्रोड्यूस जोमैटो गोल्ड। जोमैटो ने कब लॉन्च किया, वो लॉन्च तब किया जब उसको ये पता चला है कि एक प्रीमियम डाइनिंग एक्सपीरियंस लोगों को चाहिए, कि वो पहले से बुकिंग कर ले और उसमें उनको कुछ ऑफर भी मिले और बढ़िया सी डाइनिंग भी हो, उनको सारी फैसिलिटीज मिल जाए। तो वो कैसे हुआ, जोमैटो गोल्ड के थ्रू, रिसर्च के थ्रू। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। मार्केट रिसर्च हेल्प करती है आपको कि कॉम्पिटिटर के बारे में भी जानो कि वो क्या स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं और आप कैसे अपनी चीजों में बदलाव ला सकते हो जिससे आप भी मार्केट में बने रहो। सो हेल्प करता है आपको कि कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग, प्रमोशंस, कस्टमर स्ट्रैटेजीज को एनालाइज कर पाओ। और ये अलाउ करता है बिजनेस को कि अपने प्रोडक्ट को उनसे डिफरेंशिएट करके मार्केट में स्टैंड आउट कर पाओ। और कुछ प्लानिंग भी बना लो जो आपके सपोर्ट आपको दे, ताकि आपकी जैसे कॉम्पिटिटर की कुछ वीकनेस है जो वो नहीं कर रहा और आपको लगता है आप कर सकते हो, तो उसके रिगार्डिंग स्ट्रैटेजिक प्लान बना लो।
जैसे पेप्सी मॉनिटर करता रहता है कोका कोला को बहुत ही नजदीक से कि वो क्या मार्केटिंग कैंपेन में कर रहे हैं, और नए फ्लेवर इंट्रोड्यूस करता है और पैकेजिंग बेटर बनाता है ताकि वो भी अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए। नेक्स्ट है इंप्रूविंग मार्केट स्ट्रेटेजी। रिसर्च आपको हेल्प करती है कि आप बहुत इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन और ब्रांड मैसेजिंग यूज कर पाओ, इवन क्रिएट कर पाओ, मीन्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इंप्रूव कर पाओ। आप जब मार्केट में जाओगे, रिसर्च करोगे, तो आपको पता चलेगा कि किस प्लेटफॉर्म के थ्रू ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को हम टारगेट कर सकते हैं। तो बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या रहेगा एडवर्टाइजिंग का, जैसे यूट्यूब है, सोशल मीडिया, टीवी, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं रिसर्च के थ्रू, और उसी के हिसाब से अपने क्रिएटिव इंगेजिंग मार्केट कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं। और मार्केट का बजट भी, ठीक है, मार्केटिंग का बजट भी वाइजली स्पेंड कर सकते हैं। जैसे Amazon स्टडीज कस्टमर रिसर्च ट्रेंड टू शो पर्सनलाइज्ड एड एंड रिकमेंड प्रोडक्ट। जैसे Amazon है, वो देख लेता है कि कस्टमर किस चीज पे ज्यादा सर्च कर रहे हैं, सर्च ट्रेंड क्या है, उसी चीज में हम ऐड चलाएंगे। तो हमने क्या किया, रिसर्च करी, उसके बाद ही डिसीजन लिए। नेक्स्ट है एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर हम कॉन्टिन्यूस कस्टमर का फीडबैक लेते रहेंगे, ठीक है, मार्केट रिसर्च के थ्रू, तो हम कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट में चेंजेस, इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। तो कस्टमर क्यों डिससेटिस्फाइड है वो पता लगाने में हेल्प करेगा हमें मार्केटिंग रिसर्च। दूसरा, क्या हमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए, और हम कैसे कस्टमर के ट्रस्ट को और लॉन्ग टर्म ब्रांड लॉयल्टी को सस्टेन कर सकते हैं। जैसे कि स्विगी जोमेटो कलेक्ट करता है यूजर रिव्यू टू इंप्रूव देयर फूड डिलीवरी सर्विसेज। स्विगी जोमेटो यूजर के रिव्यू ले लेता है ताकि वो ये पता लगा पाए कि क्या आपके यूजर को उनका जो एक्सपीरियंस है वो बेटर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्पिंग इन प्राइस डिसीजन। मार्केट रिसर्च के थ्रू आप ये पता लगा सकते हो कि कॉम्पिटिटर क्या प्राइस चार्ज कर रहा है, ठीक है, और कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है प्राइस से रिलेटेड, तो हम उसी के हिसाब से वही प्राइस सेट करेंगे जो कस्टमर पे कर सकता है हमारे प्रोडक्ट के लिए, और वही प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज करेंगे जो हमें हेल्प करेगी, ठीक है। जैसे डिस्काउंट, प्रीमियम प्राइसिंग, डायनेमिक प्राइसिंग, हमें क्या यूज करना है वो हम यूज करेंगे, और ये भी इंश्योर करेगी हमें कॉम्पिटिटर के हिसाब से हमारा प्राइस अच्छा रहे और हम कॉम्पिटिशन में बने रहे। जैसे उबर और ओला रियल टाइम मार्केट रिसर्च करते रहते हैं, अपने फेयर को एडजस्ट करते रहते हैं ऑन द डिमांड के बेसिस पे, और कॉम्पिटिटर क्या रेट चार्ज कर रहे हैं उसके बेसिस पे। सो गाइस, अगर ये यहाँ से थोड़ा सा आपका वो हुआ है तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, प्रॉपर अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आई थिंक ऊपर से थोड़ा सा कट रहा था, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Now guys, we are going to start with this topic, that is process of marketing research। कि marketing research का क्या process हम discuss करने वाले हैं। So marketing research follows a systematic process to collect, analyze data। इससे पहले marketing research के बारे में discuss कर चुके हैं कि marketing research क्या होता है, उसकी importance क्या है। So please इसको जरूर देख लीजिएगा। आज हम process के बारे में बात करेंगे कि marketing research होती कैसे है। तो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस हम फॉलो करते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए, जिससे हम क्या कर पाएंगे, इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि डेटा के बेसिस पे डिसीजन लेंगे और वो इंप्लीमेंट करेंगे वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, इंस्टेड हम रैंडम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं और लॉस हमें बेयर करना पड़ रहा है, ठीक है। तो स्टेप्स क्या है, मार्केटिंग रिसर्च कैसे करनी है वो देखते हैं। पहला, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, रिसर्च ऑब्जेक्टिव। रिसर्च करनी क्यों है, ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च करने को, प्रॉब्लम क्या है मार्केट में जिसके बारे में हमें रिसर्च करनी है वो आइडेंटिफाई करो। द फर्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन व्हाट नीड्स टू बी रिसर्च। क्या रिसर्च करना है आपको, कस्टमर के बारे में जानना चाह रहे हो, प्रोडक्ट की डिमांड के बारे में, या कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं उसके बारे में। रिसर्च किसके बारे में करनी है पहले तो ये पता होना चाहिए। क्लियरली आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव रिसर्च, व्हाट द बिजनेस वांट टू अचीव, ठीक है, पहले हमें पता होना चाहिए हम कर क्यों रहे हैं। जैसे एक क्लोथिंग ब्रांड जानना चाहता है कि क्यों उसकी सेल ड्रॉप हो गई है लास्ट 6 मंथ में, तो वो इस बारे में रिसर्च करना चाहता है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हो गया। दूसरा हमारा स्टेप होता है डेवलपिंग द रिसर्च प्लान। एक बार हमें ये पता चल गया कि हम रिसर्च कर क्यों रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद हम प्लान डेवलप करेंगे। दैट इज डिसाइड व्हाट डेटा इज नीडेड एंड वेयर टू कलेक्ट इट फ्रॉम। कौन सा डेटा हमें चाहिए, पहले तो हमें प्लान क्या करेंगे कि हमें डेटा कौन सा चाहिए, हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे। प्राइमरी सोर्स मतलब डायरेक्ट जाके कंडक्ट करेंगे सर्वे इंटरव्यू के थ्रू, या सेकेंडरी सोर्स ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है उसी से ही हम अपना ओवरव्यू लेके डिसाइड करेंगे। तो हम रिसर्च मैथड चूज करेंगे कि हमें जैसे ऑब्जेक्टिव क्लियर हमें कि हमें कस्टमर के बारे में जानना है कि सेल हमारी क्यों ड्रॉप हुई है मान लो लास्ट 6 मंथ में, तो हम मेथड सेलेक्ट करेंगे कि हम सर्वे करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, और बजट वगैरह क्या होगा, कि टाइमलाइन कब तक करना है, सैंपल साइज क्या लेना, वो सब हम डिसाइड करते हैं अपने प्लान में, ठीक है। ठीक है, रेस्टोरेंट चेंज है, उसने प्लान किया कि हम 500 कस्टमर को सर्वे करेंगे ताकि उनकी फूड प्रेफरेंस को अंडरस्टैंड कर पाए। तो रिसर्च प्लान में बेसिकली हम
रिसर्च का ओवरव्यू डिसाइड कर लेते हैं, कहाँ से करना है, क्या सोर्स यूज करेंगे, क्या मेथड होगा, बजट क्या होगा, टाइमलाइन क्या हो गया, सैंपल साइज क्या होगा। नेक्स्ट आता है कलेक्टिंग डेटा, डेटा कलेक्शन स्टेज। हमने क्या किया, रिसर्च प्लानिंग कर ली, अब हमें डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, प्लान बना दिया कि कहाँ से कलेक्ट करना है, टाइमलाइन क्या होगी, बजट क्या है। अब स्टार्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। प्राइमरी डेटा बेसिकली क्या है, फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्टेड थ्रू सर्वे, इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, ऑब्जर्वेशन एक्सेट्रा। कि हम डेटा दो तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, या तो हम सर्वे कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू अपना खुद का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हैंड डेटा मतलब किसी ने यूज नहीं किया, हम पहली बार ही कलेक्ट कर रहे हैं। सेकेंडरी डेटा बेसिकली कोई रिपोर्ट, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड, ये ऑनलाइन डेटा अवेलेबल है ऑलरेडी, उसी से ही हमने डेटा अपने हिसाब का गैदर कर लिया। जैसे स्मार्ट फूड कंपनी कस्टमर सर्वे कंडक्ट करती है ताकि वो जान पाए कि कौन से फीचर जो है कस्टमर चाहता है मोबाइल में जो उसे लॉन्च करने चाहिए। तो फर्स्ट हैंड डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आता है एनालाइजिंग इंटरप्रेटिंग डेटा। जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया हो, चाहे प्राइमरी से कलेक्ट किया हो या सेकेंडरी से, हम उसको एनालाइज करेंगे और डेटा का इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। बेसिकली पहले डेटा को ऑर्गेनाइज कर लेंगे, फिर एनालाइज करना शुरू करेंगे। टूल्स यूज कर सकते हैं, एक्सेल, SPSS, AI टूल्स वगैरह, जिससे हम समझ पाएंगे डेटा आखिर कह क्या है, पैटर्न समझेंगे, ट्रेंड समझेंगे, डेटा से क्या निकल के आ रहा है वो समझने की कोशिश करेंगे। फिर कंपेयर करेंगे अपनी फाइंडिंग को कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहे हैं और जो हमने पता लगे वो क्या सही है, क्या मीनिंगफुल कंक्लूजन निकल रहा है, वो जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि स्पोर्ट्स शू ब्रांड फिट्स दैट 70% ऑफ योर कस्टमर प्रेफर लाइट वेट शू ओवर हैवी ड्यूटी वंस। जैसे स्पोर्ट्स शू ब्रांड है, उसने डेटा कलेक्ट किया और डेटा से ये ऑब्जर्वेशन निकाला कि 70% यंग कस्टमर जो है वो लाइट वेट शूज प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ हैवी। ठीक है, तो ये हमने एनालाइज किया। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटिंग फाइंडिंग्स एंड मेकिंग डिसीजन। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डेटा का हमने एनालाइज वगैरह किया उसकी समरी बना लेंगे एक रिपोर्ट में, चार्ट, प्रेजेंटेशन, जो भी हो, और हम उसके बेसिस पे डिसीजन या स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हमें करना क्या है। जैसे कंपनी लर्न दैट कस्टमर वांट इको फ्रेंडली पैकेजिंग एंड डिसाइड टू स्विच टू बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। जैसे कंपनी ने एनालाइज करके पता करा कि कस्टमर को इको फ्रेंडली पैकेजिंग चाहिए और हमने क्या किया, उसी पे डिसीजन लिया कि हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स पे स्विच करें। इंप्लीमेंटिंग एक्शन बेस्ड ऑन रिसर्च। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे हमने डिसीजन लिया उसको लागू कर देंगे, अप्लाई करेंगे रिसर्च की इनसाइट को मार्केटिंग कैंपेन में, प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट में, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, कस्टमर सर्विस, सब में। जैसे हमने समझा कि कस्टमर को प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट चाहिए तो हम उसको इंप्लीमेंट कर देंगे अपने प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट में। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी से रिलेटेड हमें कोई चेंजेस करना है, हमें समझ में आया, हमने डिसीजन आया, तो हम वो करना शुरू कर देंगे। तो जो भी है आप लॉन्च कर देंगे। जैसे कि फास्ट फूड चेन ने न्यू बर्गर फ्लेवर लॉन्च कर दिया क्योंकि उसने रिसर्च के थ्रू पता लगाया था, उसने डिसीजन लिया था कि हम नया फ्लेवर लॉन्च करेंगे और उसने लॉन्च कर दिया। नेक्स्ट आता है मॉनिटरिंग एंड डेवलपिंग रिजल्ट। एक बार लॉन्च कर दिया उसके बाद बैठेंगे नहीं, देखेंगे ये क्या हमारा जो एक्शन के बेस पर हमने रिसर्च के बेस पर हमने जो एक्शन लिया है क्या वो हमें सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर दे रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दे रहा तो फिर क्या हम चेंज कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी में ताकि हम बेटर रिजल्ट ला पाए। जैसे मोबाइल कंपनी ट्रैक करती रहती है कि सेल्स और कस्टमर के रिव्यूज कैसे हैं एक नए स्मार्टफोन मॉडल को लॉन्च करने के बाद, जो हमने कस्टमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये लॉन्च किया है आफ्टर डूइंग द वेल रिसर्च। ठीक है गाइस, तो हमने समझ लिया कि मार्केटिंग प्रोसेस कैसा है, कि हमें सबसे पहले क्या करनी है, स्टेप बाय स्टेप में चीजें करनी होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या ऑब्जेक्टिव है ये पता होना चाहिए, फिर रिसर्च प्लान बनाएंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे, फिर डेटा से हम एक समरी बनाएंगे, डिसीजन लेंगे, डिसीजन को लागू कर देंगे और देखेंगे कि क्या वो डिसीजन हमें सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। Now guys, in this part we are going to start this topic that is MIS, meaning and importance, कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, सॉरी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। Okay, so now guys, in this part we are going to start MIS, that is meaning and importance, कि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये आपके जो यूनिट है उसके लास्ट टॉपिक है MIS के रिगार्डिंग। काफ़ी चीज़ें हमें डिस्कवर करनी है। आज हम मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस देखेंगे, उसके बाद 2 और पार्ट बचते हैं आपके, एंड देन आपका सिलेबस वाइंड अप हो जाएगा। तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो एक स्ट्रक्चर सिस्टम है, एक सिस्टम है आपका बेसिकली जो कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है, स्टोर करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है रिलेवेंट मार्केटिंग डेटा टू हेल्प बिजनेस मेक इन्फॉर्म डिसीजन। जैसे कि सिस्टम नहीं होता, इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। तो मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी आपने डेटा कलेक्ट किए हैं, ठीक है, उसको जो एनालाइज किया है ये सब वहां पे स्टोर रहता है और जब भी डिसीजन मेकर को डिसीजन लेना है तो हम उनको वो डेटा लाके देते हैं यहाँ से, जिससे वो सही डिसीजन ले पाए। सो रियल टाइम एक्यूरेट एंड ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं
हम मार्केटिंग मैनेजर को, ताकि वो सही डिसीजन ले पाए। जैसे होता नहीं है कि आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, जो कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी डिसीजन लेना है, मान लो उसको कस्टमर का क्या प्रेफरेंस चल रही है वो हमें जानना है, तो हमने डेटा कलेक्ट करके रखा है। अब हम वहां से इंफॉर्मेशन सिस्टम से वो डेटा निकाल के अपने जो भी डिसीजन मेकर है उनको लाके दे देंगे, और उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि करना क्या है। सिंपल है कि डैशबोर्ड होता है मार्केट रिलेटेड डेटा का, एक डैशबोर्ड है जहाँ पे आपका सारा मार्केट रिलेटेड डेटा स्टोर है, जो हेल्प करता है बिजनेस को कि कस्टमर को, कॉम्पिटिटर को, मार्केट ट्रेंड को अंडरस्टैंड कर पाए। जैसे अमेजोन है, वो अपना MIS यूज करता है ताकि वो कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को ट्रैक कर पाए, कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग को ट्रैक कर पाए, और प्रोडक्ट की क्या डिमांड चल रही है उसके हिसाब से ट्रैक करके डिसीजन मेकिंग कर पाए। इंपॉर्टेंस क्या है? पहला, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। ऑफकोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक डैशबोर्ड है जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर है, तो ये आपको एक्यूरेट और अपडेटेड मार्केटिंग डेटा देता रहता है, क्योंकि ये जो भी डेटा यहाँ पे स्टोर होता है ना, वो अपडेट होता रहता है प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो MIS के थ्रू आपको एक्यूरेट और अपडेटेड मार्केटिंग डेटा मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, जैसे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, प्राइसिंग डिसीजन लेना है, प्रमोशन स्ट्रैटेजी बनानी है, तो आप MIS के थ्रू वो डेटा कलेक्ट कर सकते हो और अच्छे डिसीजन, इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो। इसमें आपको गेस वर्क नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि डेटा के बेसिस पे ही डिसीजन लेने हैं। जैसे कोका कोला अपने MIS को यूज करता है ये ट्रैक करने के लिए कौन सा फ्लेवर जो है उसका बहुत ज्यादा पॉपुलर है अलग अलग कंट्री में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले, ताकि उसको पता रहेगा कौन सा फ्लेवर है पोस्ट पॉपुलर अलग अलग कंट्री में, और उसके हिसाब से वो लॉन्च करेगा। आइडेंटिफाइज मार्केट ट्रेंड एंड अपॉर्चुनिटी, डेटा अवेलेबल है तो आप उसको, उसके थ्रू ये भी पता लगा सकते हो कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, कस्टमर की क्या प्रेफरेंस है, क्या गैप है जहाँ पे हम कुछ नया ला सकते हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू हम अपना प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च कर देंगे। जैसे नेटफ्लिक्स MIS को यूज करता है ये ट्रैक करने के लिए कि कौन सा कंटेंट चल रहा है, ट्रेंड कर रहा है, और उसी के हिसाब से वो और शोज बनाता है उसी लाइन में। इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, MIS हेल्प करता है बिजनेस को कि वो कस्टमर के नीड को, कंप्लेंट्स को, फीडबैक को समझ पाए, ताकि अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर पाए सर्विस की। ठीक है, तो डेटा के थ्रू आप ये भी समझ पाओगे कस्टमर की नीड क्या है, उसकी कंप्लेंट्स क्या आ रही है, क्योंकि अपडेटेड डेटा रहता है, उसके पेन पॉइंट क्या है, क्या नहीं उसको मिल रहा है, उसी के हिसाब से फिर हम चीज़ें को कर पाएंगे। जैसे स्विगी जोमेटो MIS यूज़ करता है ये एनालाइज करने की उसकी कस्टमर के रिव्यूज़ क्या है, फूड प्रेफरेंस क्या चल रही है, ठीक है, जिसके हिसाब से वो उनको रेस्टोरेंट और डील्स रिकमेंड करेगा। इनहैंस मार्केटिंग एफिशिएंसी, MIS हेल्प करता है आपको कि कंपनी जो भी है वो अपनी मार्केटिंग बजट को ऑप्टिमाइज कर पाए बाय आइडेंटिफाइंग विच एडवर्टाइजिंग मेथड वर्क बेस्ट। ठीक है, डेटा के थ्रू आप ये भी पता लगा सकते हो कि आपके लिए कौन सा एडवर्टाइजिंग टेक्निक बेस्ट है, और उसी ही में अपना मार्केटिंग बजट ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करो। अगर आपको लगता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपके लिए बेस्ट वर्क कर रही है तो आप उस पर पैसा लगाओ, सेल्स प्रमोशन कर रहा है तो आप उस पर पैसा लगाओ। तो ये आपको MIS हेल्प करता है पता लगाने में, और उसी के हिसाब से फिर आप डिसीजन ले पाओगे। तो उतना वेस्ट नहीं करोगे पैसा उस सोर्सेस में जहां से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे फेसबुक एड मैनेजर MIS यूज करते हैं ताकि वो ये ट्रैक कर पाए कि कौन से एड परफॉर्म कर रहे हैं बेटर, और उसी के हिसाब से अपनी स्पेंडिंग को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। MIS आपको हेल्प करता है कि कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी के बारे में भी आप पता लगाते रहो, क्या चल रहा है वो भी डेटा आपको मिलेगा, तो आप बिजनेस में आगे रह पाओगे, कंपटीशन बेसिकली आगे रह पाओगे मार्केट में। कॉम्पिटिटर के क्या प्राइस चल रहा है, प्रमोशन क्या है, प्रोडक्ट कौन कौन से लॉन्च हुई, ये ट्रैक कर सकते हो MIS के थ्रू, बिकॉज अपडेटेड सारा डेटा वहाँ पे अवेलेबल है आपके पास। तो इसके हिसाब से बिजनेस अपनी स्ट्रैटेजी वगैरह बना सकता है कॉम्पिटिटर को बीट करने के लिए, जिससे मॉनिटर जैसे एग्जाम्पल है फ्लिपकार्ट अमेजोन की प्राइसिंग और डील्स को देखता रहता है MIS के थ्रू, जिससे वो भी बेटर ऑप्शन और डिस्काउंट दे पाए। तो बेसिकली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आपके जो भी बिजनेस से रिलेटेड डेटा है, मार्केटिंग डेटा है, वो गैदर करके रखता है ताकि आपको हेल्प कर पाए सारे डिसीजन, चाहे वो कस्टमर से हो, प्राइस से हो, प्रोडक्ट से हो, कॉम्पिटिटर से हो, वो आप ले पाओ। सो नाउ गाइस इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक दैट इज स्कोप ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस हमने से पहले वाले पार्ट में देखी है, अब हम देखने वाले हैं इसका स्कोप क्या है। ठीक है, तो स्कोप को अंडरस्टैंड करेंगे कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली आपको क्या, कहाँ तक इसका दायरा जो है वो है। पहला है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कि ये हेल्प करता है मैनेजर को कि वो डेटा ड्रिवन डिसीजन ले पाए डेटा को एनालाइज करने के बाद। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ने समझा था कि एक डैशबोर्ड होता है, ठीक है, जिसमें आपकी जितनी भी मार्केटिंग रिलेटेड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर रहती है, और उसके बेसिस पे जो भी आपके डिसीजन मेकिंग मेकर्स हैं वो डिसीजन ले लेते हैं विद द एक्सेस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन। तो ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है आपके लिए, कि आपको हेल्प करता है आपके मैनेजर्स को कि वो डेटा के बेसिस पे डिसीजन ले, बिजनेस डेटा को प्रॉपर्ली एनालाइज करने के बाद चार्ट्स यूज करें, रिपोर्ट्स, AI बेस्ड प्रोडिक्शन यूज करें, जो कि आपका मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, ताकि वो बेटर प्लानिंग कर पाए। इससे रिस्क जो है
ठीक है, गलत होने का, गलत प्लानिंग करने का, मार्केटिंग ऑपरेशन का, वो कम हो जाएगा। जैसे बैंक DSS हेल्प करता है डिसाइड लोन अप्रूवल बेस्ड ऑन कस्टमर क्रेडिट हिस्ट्री, कि कस्टमर की क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, आपका बैंक का जो MIS है वो आपको दे देगा, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि उसको लोन दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है आपका MIS। नेक्स्ट है बिजनेस ऑपरेशन मैनेजमेंट, बिजनेस के ऑपरेशंस को मैनेज करने में भी हेल्प करता है। ये ट्रैक करता रहता है कि आपके डेली ऑपरेशंस क्या हैं, इन्वेंट्री कितनी है, प्रोडक्शन कैसे चल रहा है, एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसी के बेसिस पे आप चीजों को जहां कमी है वो ठीक कर सकते हो। ठीक है, ऑटोमेट प्रोसेस टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट, सपोर्ट रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटीज में क्या चल रहा है उसका रियल टाइम देखते रहना, क्या है क्या नहीं है, और एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम वर्क करते रहेंगे। जैसे अमेजोन अपने MIS ट्रैक, अमेजोन जो है वो ट्रैक करता रहता है कि वेयर हाउस में स्टॉक कितना है, और उसी के हिसाब से वो अपने स्टॉक को अपडेट करते रहता है, ताकि ना तो ओवर स्टॉकिंग की सिचुएशन बने, ना तो अंडर स्टॉक की। तो मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। दूसरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आपका MIS के थ्रू पूरा आपको पता रहेगा कि एम्प्लॉयज कितने हैं, ठीक है, उनका पेरोल क्या है, उनकी ट्रेनिंग क्या है, उनका परफॉर्मेंस मैट्रिक क्या है। तो इसके हिसाब से आपको पता रहेगा कि कब कमी हो गई तो रिक्रूटमेंट कर लेंगे, प्रमोशन किसको देना है, अच्छा परफॉर्म कौन कर रहा है, किसको मोटिवेशन की जरूरत है, ये सब चीज़ें से भी आप बेटर कर सकते हो। जैसे कंपनी लाइक गूगल यूज करता है HRM सिस्टम टू ट्रैक एम्प्लॉय स्किल्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो उसका HRM सिस्टम, इन्फॉर्मेशन सिस्टम अलग अलग तरीके से है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन जिस सिस्टम में है वो उसको हम कह सकते हैं HRM सिस्टम। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजर्स कंपनी बजट एक्सपेंस एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, की MIS जो है जो भी फाइनेंशियल से रिलेटेड या अकाउंटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको मिलती है। तो कंपनी का बजट क्या है, उसके एक्सपेंस कितने हैं, उसके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या है, उसके बारे में आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन रहेगी, जिससे आप रेवेन्यू ट्रैक कर सकते हो, प्रॉफिट कितना हो रहा है, और फाइनेंशियल डिसीजंस मेकिंग जो है वो कर पाओगे। ठीक है, रिस्क कितना लेना है, क्या नहीं लेना है, टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, वो सब में आपको पूरा ये वाला जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन MIS यूज करते हैं अपने डेली ट्रांजेक्शन को देखने के लिए, क्या डेली ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, ये ट्रैक करने के लिए। नेक्स्ट है मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, कि जो भी MIS है उसमें आपके सेल्स रिलेटेड कस्टमर ट्रेंड एंड ऑल डेटा रहता है। तो आप उसके बेसिस पे ये डिसाइड कर पाओगे कि कैंपेन कौन से रन करने हैं मार्केटिंग के लिए, कस्टमर के प्रेफरेंस के हिसाब से, सेल्स की परफॉर्मेंस क्या हो रही है, फ्यूचर में कैसे सेल्स हो सकती है, क्या मैनेजमेंट करना है, वो सब। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बेसिकली आपकी कस्टमर के साथ रिलेशन को मैनेज करने में हेल्प करता है MIS। डेटा स्टोर, आपको पता है कस्टमर को क्या चीज़ें पसंद आ रही हैं, उसके हिसाब से आप और अच्छा कर सकते हो, क्या नहीं पसंद आ रहा है, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, फीडबैक क्या है, बाइंग पैटर्न क्या है, कंप्लेन क्या है जो आपको एड्रेस करनी है। ये स्विगी जोमेटो अपना SRM यूज करता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ताकि वो डिस्काउंट ऑफर्स उनके पास्ट ऑर्डर के बेसिस पर उनको दे और उनको इंकरेज करे कि आप और बाय करें। सप्लाई चेन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आपके जो भी सप्लाई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इन्वेंट्री से रिलेटेड, वो आपको मिल जाएगी MIS में, कि रॉ मटेरियल कितना है, प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं, सप्लायर के टाइम पे दे रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। इससे ये होगा कि क्वांटिटी में इन्वेंट्री मेंटेन रहेगी और प्रोडक्शन सही से चलता रहेगा, डिलीवरी सही से होती रहेंगी, ओवर स्टॉक की सिचुएशन नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता है स्टॉक कितना है, कहाँ पे हमें अपडेट करना है, और कहाँ पे हमें पता है कि शॉर्टेज हो रही है। ठीक है, ओवर स्टॉक है तो हमें सिचुएशन नहीं बनानी ओवर स्टॉक की, कैसे नहीं बनेगी, जब हम अप टू डेट रहेंगे ना, हमें पता रहेगा इन्वेंट्री है कि नहीं है तो क्यों बार बार उसको लानी है जब वो डिमांड भी नहीं है। तो ये है ERP है लास्ट, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, की ERP मीन्स इंटीग्रेट करता है सारे बिजनेस प्रोसेस लाइक HR, फाइनेंस, मार्केट रिसर्च इनटू वन सिस्टम। आपके एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग बेसिकली जितने भी आपके प्रोसेस हैं, लाइक ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, मार्केटिंग, सप्लाई चेन, इनको एक सिस्टम में जोड़ना, जिससे क्या होगा, डेटा बार बार रिपीट नहीं होगा और बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ेगी। हेल्प्स इन रिसोर्स एलोकेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल, आपको ERP इंटरप्राइज के जो भी रिसोर्सेज हैं, अगर उनकी प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, हमारा ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉपर प्लानिंग है, फाइनेंस की प्लानिंग है, मार्केटिंग की, सप्लाई की, तो हमें बार बार एफर्ट्स को डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं है, जो काम एक बार हो रहा है उसको बार बार नहीं करना है। ठीक है, उससे रिलेटेड बार बार दस्तागिरी का डेटा नहीं चाहिए हमें। तो हमें पता रहेगा कि हमारे पास कितने रिसोर्स हैं, उनको कैसे हमें कंट्रोल करना है। जैसे लार्ज कंपनी लाइक टाटा इन्फोसिस यूज SAP ERP टू मैनेज मल्टीपल बिजनेस फंक्शंस। So now guys, in this part we are going to start with this topic, that is recent development in marketing, कि marketing में कौन कौन से recent
डेवलपमेंट्स जो है वो हुए हैं। तो हम बात कर रहे हैं पहले तो सोशल मार्केटिंग की। आपको पता है सोशल मार्केटिंग क्या है? ये फोकस करता है प्रमोटिंग आइडियाज, बिहेवियर एंड प्रोडक्ट दैट बेनिफिट सोसाइटी। मीन सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए जो भी हमें आइडियाज, जो भी हमें बिहेवियर या जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, ये उन पे फोकस करता है। इट इज वाइडली यूज फॉर हेल्थ कैंपेन, एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड सोशल। बेसिकली सोशल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट डूइंग डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी, कि हमने हेल्थ कैंप्स लगाए हैं, एनवायरमेंट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, कुछ सोशल चेंज ला रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट कैंपेन प्रमोटिंग क्लीनिनेस, वैक्सीनेशन ड्राइव एंड रोड सेफ्टी अवेयरनेस। तो इस तरीके की मार्केटिंग जो सोसाइटी को बेनिफिट करने के लिए, उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए यूज होती है, वो होती है आपकी सोशल मार्केटिंग। जैसे गवर्नमेंट कैंपेन लॉन्च करते हैं, उनको प्रमोट, ताकि वो ये प्रमोट कर पाए कि हमें क्लीनलीनेस पे ध्यान देना है। वैक्सीनेशन ड्राइव वो चलाते हैं, ठीक है, जिससे सोसाइटी को बेनिफिट होता है। ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है? विद द राइज ऑफ इंटरनेट, बिजनेस क्या कर रहा है? डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, ये सब यूज कर रहा है अपनी प्रोडक्ट की टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। ठीक, बेसिकली मार्केटिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जब हम करते हैं उसे कहते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है, इसमें आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पीपीसी एडवर्टाइजिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ये सब यूज करते हो। ठीक है, जैसे कि ब्रांड इंस्टाग्राम और यूट्यूब एड्स रन करते हैं ताकि प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ा। ऑनलाइन मार्केटिंग सिंपल है कि जब हम मार्केटिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हैं, प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कस्टमर के अमंग, वो होती है हमारी ऑनलाइन मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग मींस यहाँ पे ऑनलाइन नहीं, हम डायरेक्टली कस्टमर से कांटेक्ट करते हैं बिना इंटरमीडिएट की यूज करें। लाइक हम ईमेल मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग, एसएमएस, डायरेक्ट मेल भेज के या अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू पर्सनलाइज मेल या डिस्काउंट ऑफर बेच के कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें किसी और की जरूरत नहीं है कस्टमर तक पहुंचने के लिए, बल्कि हम डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं कस्टमर से बिना इंटरमीडिएटरीज के थ्रू। डायरेक्ट ही उसको मेल भेज रहे हैं, डायरेक्ट ही उसको एसएमएस भेज रहे हैं कि ये प्रोडक्ट है और आपके लिए डिस्काउंट है, आप आके खरीदें। सर्विस मार्केटिंग क्या है? अनलाइक प्रोडक्ट मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग ऑफ फोकस ऑन इनटेंजिबल ऑफरिंग लाइक हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन एंड बैंकिंग। जब हम मार्केटिंग उन चीजों की नहीं करते हैं जो कि टेंजिबल होते हैं, बल्कि उन चीजों की करते हैं जो कि इनटेंजिबल है, जैसे कि एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग, तो ये क्या होती है? सर्विस मार्केटिंग होती है, बेसिकली सर्विस की मार्केटिंग। ठीक है, इससे हम सर्विस कस्टमर को बता सकते हैं, इससे हम कस्टमर के फोकस, इससे हम फोकस कर सकते हैं कि कस्टमर का क्या एक्सपीरियंस है, सर्विस की क्या क्वालिटी है, रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है। हम इन सब चीज़ों पे सर्विस मार्केटिंग के थ्रू फोकस कर सकते हैं। जैसे होटल्स जो है वो लॉयल्टी प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, इस तरीके की मार्केटिंग करते हैं जिससे कस्टमर्स जो हैं वो उनके जुड़े रहें उनसे। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी मार्केटिंग टाइप है वो है ग्रीन मार्केटिंग। दिस रिफर्स टू मार्केटिंग प्रोडक्ट दैट आर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, मतलब कि उन प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना जो इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली और सस्टेनेबल है। जैसे कि आजकल कंपनी इको फ्रेंडली पैकेजिंग पे, एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट पे फोकस करती है। ठीक है, तो बेसिकली जब हम ग्रीन प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं तो वो ग्रीन मार्केटिंग है। रिलेशनशिप मार्केटिंग बेसिकली ये फोकस करती है लॉन्ग टर्म कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में। ठीक है, रैदर देन मतलब एक टाइम सेल कर ली, ये नहीं, हमें कस्टमर के साथ बार बार सेल करनी है, तो हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं। तो उसके लिए हम क्या कैसी मार्केटिंग कर सकते हैं? लॉयल्टी प्रोग्राम यूज कर सकते हैं, वन ऑन वन पर्सनलाइज मार्केटिंग कर सकते हैं, एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस दे सकते हैं। जैसे अमेजोन क्या करता है रिलेशनशिप मार्केटिंग के लिए, वो प्राइम मेंबरशिप यूज करता है। मिंत्रा उसी तरीके से अपने प्रोग्राम एलीट मेंबर, ये इंसाइडर मेंबर, ये करता है, जिससे उसके कस्टमर के साथ उसका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्या हो, बिल्ड हो पाए उस मार्केटिंग के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है रूरल मार्केटिंग। एज रूरल मार्केट एक्सपेंड, बिजनेस आर ट्रेलिंग देयर मार्केट स्ट्रेटेजीज टू कैटर रूरल कस्टमर। रूरल एरियाज में भी आपके कस्टमर है, रूरल में भी आपकी मार्केट बढ़ रही है, तो उनके लिए कैसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, ये आती है आपकी रूरल मार्केटिंग में। दिस इंक्लूड कस्टमाइज प्रोडक्ट, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड यूजिंग रीजनल लैंग्वेज इन एडवर्टीजमेंट, कि जो भी वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, उसको यूज करना। ठीक है, ताकि कस्टमर जो है वो हमारे एडवर्टाइजिंग से उससे कनेक्ट हो पाए, उनके हिसाब के प्रोडक्ट का थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन कर देना। ठीक है, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करना, तो ये क्या है रूरल मार्केटिंग। जब हम करते हैं तो रूरल मार्केटिंग है। एफएमसीजी ब्रांड लॉन्चेस स्मॉल साइज अफोर्डेबल प्रोडक्ट पैक फॉर रूरल कस्टमर, जैसे कि रूरल कस्टमर उतने ज्यादा अफोर्ड तो कर नहीं सकते कि आपके बड़े बड़े पैक्स खरीदें, तो ऐसे प्रोडक्ट पैक्स बनाना उनके लिए जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, छोटे से पैक बनाना। ठीक है, तो ये हमने कैसे कैटर कर ली अपनी मार्केटिंग, किसके हिसाब से कर ली? रूरल कस्टमर के हिसाब से। तो ये क्या होती है? रूरल मार्केटिंग होती है, जो कि रूरल कस्टमर के अकॉर्डिंग की जाती है। राइट गाइस, आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं। स्टिल आपको कोई भी डाउट हो इससे रिगार्डिंग तो आपसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।